चलते हैं अब इधर, कंपेयर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। कंपेयर करो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को। स्केलर हैव नो डायरेक्शन और वेक्टर्स हैव डायरेक्शन, बस इतना काफी होगा 2 मार्क्स के लिए, या और कुछ भी लिखना चाहिए? कंपैरिजन का मतलब क्या होगा? कंपैरिजन का मतलब ये होता है कि आपने सिमिलैरिटीज भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं, राइट? सो वी विल से स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज both have magnitude and unit, right? उन दोनों के पास मैग्नीट्यूड एंड यूनिट है, while vector quantities also have direction. Scalars do not have direction. ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि इन दोनों में सिमिलैरिटी है, मैग्नीट्यूड और यूनिट के लिहाज से सिमिलैरिटी है, डिफरेंस सिर्फ डायरेक्शन में है। तो ये आपको बात करनी चाहिए, पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए, आपने ये सब कुछ लिखना है, हैव डायरेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर इज डिटरमिन्ड फ्रॉम अ मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। द स्फीयर इज सबमर्ज्ड इन वाटर डिस्प्लेसिंग। सर यूनिट का मैंने पहले नहीं सुना। राहिमा, यूनिट इज आल्सो सिमिलैरिटी, इसको दिमाग में रखो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, मीटर मीटर है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फर्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी अगर हो गया, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाता है, एक सवाल आ जाए कि वेक्टर और स्केलर में 2 सिमिलैरिटीज बताओ और एक डिफरेंस बताओ, तो फिर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, उनको सिर्फ पता होता है मैग्नीट्यूड है, यूनिट नहीं पता होता। तो यूनिट भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ये दोनों सिमिलैरिटी है, डिफरेंस डायरेक्शन का है। ठीक है, द रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर इज डिटरमिन्ड फ्रॉम अ मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। The sphere is submerged in water, displacing some of the water into a measuring cylinder as shown in figure 1.1. ठीक है, it is winter 23 question paper 21। तो ये आप लोगों ने ओ लेवल्स में किया हुआ है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डिस्प्लेसमेंट मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही है कि एक ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालोगे तो वो वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के मुताबिक वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है। ठीक है, और उसकी एक और हमने आगे एक निकाली थी कि जो अपथ्रस्ट होती है वो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने, और इसको उधर जो है वो ये क्या कहते हैं, एक्सटेंड किया। अच्छा, the measured volume of the displaced water is 28.0 plus minus 0.5 cm cube. Calculate the radius in centimeter of the sphere. Radius कैसे निकलेगा? 4/3 pi r cube. Very good. So we can work out that 28 cm cube will equals to 4/3 pi, and radius क्या है हमारा? हमारा r cube होगा। अच्छा, मैं कन्वर्जन नहीं कर रहा, why? Because I want the answer in centimeters, so मैं सेंटीमीटर क्यूब ही रहने दे रहा हूँ। And let's जो है वो solve this now. So 28 into 3 divided by 4 pi, and then take the whole cube root and you shall get the value of r, which is coming out to be according to Marriage 1.9 centimeters आ रही है टू सिग्निफिकेंट हिसाब से। So 1.9 centimeters। ठीक है, अच्छा मुझे एक सेकेंड दो, मैं एक मिनट कॉल रिसीव कर लूं। बाकी तुम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलिए, आई एम वेरी वेरी सॉरी, जो है वो ये जो है वो हमारे पास, मेरे पास कुछ काम पड़ गया था। अच्छा, खैर, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, एक सवाल मिशाल ने पूछा है, सर 3SF में नहीं लिखना, so that we need to know affordable maths like volume of sphere cylinder। मेरा बच्चा राहिम, वॉल्यूम ऑफ राहिमा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये दोनों वॉल्यूम्स तुम्हें याद होने चाहिए। क्यूब का और क्यूबाइड का तो सबको ही पता होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसके अलावा और किसी नहीं। पिरामिड का नहीं आएगा तुम्हारे पास, बना नहीं। ये दोनों याद कर लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एरियाज में आपको बता चुका हूँ, पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगल हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सर्कल का एरिया आपको पता होना चाहिए। 3D में एरिया नहीं होता, 3D में सरफेस एरिया, नो सरफेस एरिया, तुम्हें सरफेस एरिया नहीं पता नहीं होता है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अच्छा, मेरी ऑडियो क्या सबके लिए कट कर रही है? इज इट कटिंग फॉर एवरीवन? 1.88, 1.79 नहीं है, 1.88 है आंसर। अच्छा, तो क्वेश्चन वैलिड है विशाल, ठीक है। इस दफा मार्क्स में पता नहीं क्यों लिखा हुआ, वैसे तो 3 सिग्निफिकेंट ही होना चाहिए था, क्योंकि वॉल्यूम की तुम्हें 28.0 दी हुई है, तो 1.88 आ रहा है, 1.8837, मैं इसको 1.88 लिख रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नोटिस्ड कि विंटर के पेपर्स में थोड़ा सा मार्क्स स्कीम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, या कुछ ऐसा वो करते हैं। खैर बहरहाल इतनी टेंशन की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा,
एमएस में 1 पॉइंट, हाँ मुझे पता है एमएस में 1 पॉइंट है ना, मैं अभी बताया, आई नो दैट इज 1.9। द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है हमने रेडियस ऑफ द स्फीयर की, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकलेगी? नहीं मारे यूएसएफ की होगा 28.0 है ना, 28.0 है, तो 28.0 कितना हो गया? 3 सिग्निफिकेंट हो गया। अच्छा नहीं रुबैफा, हमने 0.5 इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, वी डिड नॉट वर्क, वी डिड नॉट कैलकुलेट 0.5, ठीक है, हमने 0.5 नहीं, 1 डिसिमल प्लेस अपनी मर्जी से नहीं होगा। बाकी वैल्यूज कौन सी मेरा बच्चा, विच बाकी वैल्यूज टू एसएफ? यू जस्ट यूज द 28 cm क्यूब, और तो हमने कोई वैल्यू इस्तेमाल ही नहीं करी ना, हमने सिर्फ 28.0 इस्तेमाल किया है ना, राइट, हमने और कोई वैल्यू इस्तेमाल नहीं करी। देखो ये तुम्हारे पास 3SF की वैल्यू है, ये तुम्हारे पास 1SF की वैल्यू, ठीक है। मार्क स्कीम में विंटर वाले पेपर्स में कभी कभी होता है कि कभी कभी राउंडिंग ऑफ में कुछ और हुआ हुआ होता है, उसमें इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लो। मैंने ये कल भी नोटिस किया है, विंटर 23 क्वेश्चन पेपर 42 करवाते हुए, 8 to 5 के बच्चों को केमिस्ट्री के पेपर करवाते हुए, तो यही हुआ है कि कुछ कुछ मार्क्स में, तो इतनी टेंशन नहीं लो, जो हमने रूल सीखा हुआ है वही रूल है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हो तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमने ये 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू इस्तेमाल करी तो 3 हम राउंड ऑफ कर देंगे, और जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तब हम डेसिमल प्लेसेस देखेंगे, ठीक है। रूल्स को मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से मार्क्स स्कीम को देख के वो नहीं करो, जो मैंने सिखाया है बस उसी तरह से लेके चलो। अच्छा फिर हमारे पास क्या है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अच्छा अब अगर हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन रीराइट द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एज, मुझे पता है वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सो दैट मीन्स 3v/4 एंड देन ओवर 4 पाई एंड देन मुझे क्यूब रूट लेना पड़ेगा, या मुझे पावर जो है वो 1/3 करनी पड़ जाएगी, राइट, दैट इज द इक्विवेलेंट टू माय रेडियस, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है कि डेल्टा आर अपॉन आर विल इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन वी, और वी डेल्टा वी अपॉन वी की पावर क्या है, 1/3 है, राइट, सो इट विल, ये 1/3 आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। अच्छा और बाकी क्या है, हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो द आंसर फॉर द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज 1/3। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इज 0.5, वी क्या है, वी हमारे पास है 28 and into 100. So this should give us our value for the percentage uncertainty. Can you repeat the last part? Repeat the last part as in, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.6%, पक्की बात है, सही है, जज़ाकल्लाह, 0.6%। अच्छा देखो, why are you guys so out of the thing? Can I repeat the last part? मिशाल लास्ट पार्ट कौन सा मेरा बच्चा, हाँ मैं तो अनम्यूट कर लो। अच्छा जी सर, मैंने ये किया था कि 4/3 और पाई जो है ना वो कांस्टेंट है, आर क्यूब हो गया इक्वल्स टू वॉल्यूम, ठीक है। तो मैंने ये किया था 3 मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 3 को मैं उधर ले गया। ये मेथड भी ठीक है, जी हो यही कुछ रहा है। मतलब तुम 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी कर रहे हो ना, जी नहीं, वही मल्टीप्लाई बाय, वही तो लिखा हुआ है सामने तुम्हारे, तुमने ये किया है ना, बस तुमने मल्टीप्लाई बाय 3 इधर कर दिया, जी जी यही मैं कह रहा हूँ। वही तो चीज है ना, इसमें क्या कंफ्यूजन। सही है। अच्छा आदिल तुम्हारा क्या है, 1.79% परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी है मेरा बच्चा, तुम गलत आंसर देख रहे हो मार्क्स स्कीम में। भाई तुम लोग जो मेथड लगा रहे हो, अगर आंसर सही आ रहा है और वो मेरा इंडोर्स्ड मेथड है, क्या मतलब है इस बात का कि मेरे तरीके के हिसाब से है, तो ठीक है, वो ठीक है। अगर तुम लोग अपनी मर्जी से कुछ और कर रहे हो जिसका सेंस नहीं बन रहा, देन दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। इफ यू हैव जस्ट डन दिस 3 मल्टीप्लाई उधर लिखा है तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ तुम लोगों ने इक्वेशन ऐसी बनाई है कि तुमने डेल्टा वी अपॉन वी को बोला है 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, बात सही है, कंसिस्टेंट इक्वेशन ही है वो, उसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम 3 इधर लिखो चाहे 1/3 इधर लिखो, ठीक है। मैंने बस आर को इधर सब्जेक्ट बना दिया, तुम लोगों ने वी को ही लेके कर दिया, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, आंसर अगर वही आ रहा है दैट्स परफेक्ट। मिशाल मेरा बच्चा, व्हाट लास्ट पार्ट शुड आई रिपीट मेरा बच्चा, जल्दी से बता दो सर, वी कैन मूव ऑन, गॉट इट, ठीक है। अच्छा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज इसी तरीके से सॉल्व होंगी, ठीक है। हो सकता है आपको कोई और दूसरा तरीका आता हो, मैं यही रिकमेंड करता हूं कि भाई आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज वाला मेथड आना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैंने पेपर किसी को डेडिकेट नहीं किया आज,
A hot air balloon floats just above the ground. The balloon is stationary and is held in place by a vertical rope as shown in figure 2.1. Balloon is stationary. क्या बताना चाह रहे एग्जामिनर इस बात से? Equilibrium में. Very good. So the examiner is trying to tell you that the balloon is in equilibrium. अच्छा. The balloon has weight W. Okay, it has a weight W. Let's write this down. Balloon का weight W है. फिर tension T in the rope is 4 into 10 power 2. टेंशन ऊपर की तरफ मार्क होगी, नीचे की तरफ मार्क होगी? नीचे की तरफ टेंशन. where would I mark the tension? टेंशन विल बी मार्क डाउनवर्ड्स. ठीक है. क्यों? इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि बलून जाना चाह रहा है ऊपर, तो वो कॉर्ड को खींच रहा है ऊपर की तरफ. टेंशन अपोजिंग में लगेगी यानी डाउनवर्ड लगेगी. और लास्ट थिंग, हमारे पास इस बलून के ऊपर कोई ना कोई अपथ्रस्ट की वैल्यू भी होगी. ठीक है. और कुछ बोला हुआ, वेट है, टेंशन है और अपथ्रस्ट है. क्या इस पे ड्रैग फोर्स हो सकती है अभी? विल देयर बी एनी ड्रैग फोर्स ऑन दिस बलून? नो. व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? इट इज एट रेस्ट. वेरी गुड. परफेक्ट हो गया. इट इज एट रेस्ट. बिल्कुल सही है. अच्छा. द डेंसिटी ऑफ द एयर, the density of the surrounding air is 1.23 kilogram per meter cube. On figure 2.1, draw labeled arrows to show the directions of the three forces acting on the balloon. अच्छा, मैंने ये बहुत गंदे लेबल किए हैं, अभी चलता है. ठीक है. और टाइम नहीं करते. कैलकुलेट द वॉल्यूम टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द बलून. वॉल्यूम कैसे निकलेगा इस बलून का? वेरी गुड. सो वी कैन वर्क इट आउट यूजिंग डेंसिटी ओवर वॉल्यूम. नहीं. ओके. Over here you guys are doing this wrong. The density of the surrounding air is 1.23 kilogram per meter cube. ठीक है. अच्छा, आप जब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, इसमें लगेगा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला. ये डेंसिटी है सराउंडिंग एयर की, ये बलून की डेंसिटी नहीं है. तो यू कैन नॉट डू डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम ऑफ द बलून. ये सराउंडिंग एयर की है. ठीक है. तो आप वो नहीं लगा सकते. आपने क्या करना है? आपने लगाना है अपथ्रस्ट इक्वल्स टू रॉ जी वी. आपको अपथ्रस्ट की वैल्यू दी हुई है मेरे ख्याल से. नहीं दी हुई, हमें निकालनी पड़ेगी. राइट. वी विल वर्क आउट द वॉल्यूम ऑफ द अपथ्रस्ट. वो हम निकाल लेंगे और फिर हम रॉ जीवी निकालेंगे, लगा लेंगे. अच्छा, रॉ जीवी लगाते हुए हमने क्या करना है? एक बात आप लोगों ने ये बात जो है वो मेक श्योर करनी है कि आपको समझ में आ जाए सबको कि रॉ जाता है फ्लूइड का. फ्लूइड यानी इन दिस केस इट शैल बी ऑफ द एयर. और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा उस ऑब्जेक्ट का जो उस फ्लूइड में सबमर्ज्ड है. ठीक है. सो यानी वॉल्यूम ऑफ द बलून होगा ये इन एयर. और इस केस में ऑब्वियसली पूरा का पूरा ही वॉल्यूम बलून का इन एयर है. ठीक है. तो हम पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ बलून निकालेंगे इन एयर से. अगर बलून का कुछ हिस्सा एयर में होता और कुछ हिस्सा एयर में नहीं होता, तो फिर पूरा वॉल्यूम ऑफ बलून नहीं जाता, फिर ओनली दैट हिस्सा जाता जो एयर में है. ठीक है. नाउ यू गाइस आर करेक्ट दैट वेट प्लस टेंशन विल इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट. सो देयरफॉर वेट क्या है? 3.39 into 10 power 4 plus 4 into 10 power 2, and that is your upthrust की वैल्यू. जी जी मेरा बच्चा, हम अपथ्रस्ट निकाल रहे हैं और फिर हम यहाँ पे कर लेंगे. सो व्हाट इज अपथ्रस्ट कमिंग आउट टू बी? Rahima, does not matter. The position does not matter. It's a vector quantity. Vector quantities can be marked from any point. 2840.62. 2840.62. 0.62 आ रहा है? एक सेकेंड. What? That can't be. 34300 आ रहा है मेरे बच्चों. 3430, ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, प्लस का साइन है. 34300 है. व्हाट हैज हैपेंड भाई? 34300. अच्छा. अच्छा, आंसर तुम लोगों ने वॉल्यूम का बताया. अच्छा, माशाल्लाह, इतनी जल्दी जल्दी चल रहा हो. चलो, अच्छी बात है. 1.23, देन दिस इज 9.81 एंड द वॉल्यूम और हमारे पास आ जाएगा. तो वॉल्यूम तुम लोग बोल रहे हो ये चीज 2840. ठीक है. 2840.62. चलो, बड़े फुर्तीले चल रहे हो आज. वेरी गुड. 2840. अच्छा, थ्री सिग्निफिकेंट तो राउंड ऑफ भी इसको थ्री सिग्निफिकेंट ही कर लेते हैं. 2840 कर लेते हैं. अच्छा, कोई सवाल है? अपथ्रस्ट इतनी बड़ी हमने तो पढ़ा था कि अपथ्रस्ट नेग्लिजिबल होती है एयर में. आदिल, बलून का शक्ल तो देखो. बलून है. अब अगर छोटी सी बॉल होती तो अपथ्रस्ट नेग्लिजिबल होती. बलून भी तो देखो कितना बड़ा है ना? होगा कि नहीं होगा? बलून की शक्ल भी तो देखो, कितना बड़ा बलून है. हॉट एयर बलून है भाई, ये मामूली बलून नहीं है, छोटा सा बलून नहीं है, पूरा हॉट एयर बलून है. इसका वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा? और इसकी जो इतनी बड़ी अपथ्रस्ट आ रही है, दैट्स बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम. इतना बड़ा इसका वॉल्यूम है, जब इस पे इतनी बड़ी अपथ्रस्ट लग रही है. ठीक है. द बलून इज रिलीज्ड फ्रॉम द रोप. कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बलून.
सो जब मैं इसको रोप से रिलीज कर दूंगा तो बोल रहे हैं इनिशियल एक्सेलरेशन निकाल दो, कैसे निकलेगी? F इक्वल्स टू एम ए। आपको सबसे पहले नेट फोर्स निकालनी पड़ेगी। नेट फोर्स कैसे निकलेगी? यू विल मेक अ कन्वेंशन, लेट्स से अपवर्ड इज पॉजिटिव। अब जब मैं रिलीज कर दूंगा रोप तो हमारी टेंशन गायब हो जाएगी, यानी मेरी नेट फोर्स क्या हो जाएगी? माई नेट फोर्स विल बिकम अपथ्रस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और वेट डाउनवर्ड नेगेटिव, तो अपथ्रस्ट माइनस डब्ल्यू मेरी नेट फोर्स हो जाएगी। एंड देन आई कैन वर्क आउट नेट फोर्स यूजिंग मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। तो ये लिख लेते हैं नीचे कि द नेट फोर्स equals to upthrust minus W, then mass into net acceleration equals to upthrust minus W। अच्छा, मास हमको नहीं पता, हाउ डू आई वर्क आउट द मास? मास तो कहीं नहीं दिया इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, ठीक है। अक्सर और बेशतर आपको वेट देते हैं, मास नहीं देते, तो इधर कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो कि मास को आप हमेशा वर्कआउट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग वेट बाय जी। ठीक है, वेट की वैल्यू क्या है? 3.39 इंटू 10 टू पावर 4, 3.39 into 10 to the power 4 divided by 9.81, then that is giving us the net acceleration into the net acceleration equals to upthrust। एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट मैं ये लिख लूं, मैं बता रहा हूँ तुम लोग, मैं कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन को जो है वो पढ़ना सीखो डिटेल में। ठीक है, अपथ्रस्ट क्या निकाली हमने? 3334 34300 और वेट क्या है? वेट इज क्या था? 3.39 into 10 power 4। Work me out the acceleration। Yes, the balloon is released from the rope। मेरा बच्चा, जब रोप से रिलीज कर दिया तो टेंशन हो सकती है। क्वेश्चन तो पढ़ो, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ऐसा कुछ। What is the net acceleration coming out to be? 0.115 कह रहे हैं आदिल, गलत आ रही है आदिल। 0.124, 0.116 नहीं आनी चाहिए। रुको, लेट्स सी दिस। तुम लोग क्या कर रहे हो गलती? एक तो मैं जब अलजेब्रा नहीं करता, तुम लोग गलतियां इतनी करते हो, नॉट गुड। 34300 minus 3.39 into 10 की पावर 4, 400। The net acceleration is basically 400 into 9.81 divided by 3.39 into 10 to power 4। ठीक है, आई एम जस्ट कंफर्मिंग, क्योंकि तुम लोग के मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं इतने सारे, तो मुझे अगर कुछ मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा। 0 नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, लेट मी सी, लेट मी सी, वेट 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 वेट। अच्छा, सच एन इडियट, मैं क्या देख रहा हूँ इधर से? ओ माय गॉड, 400 into 9.81 divided by 3.39 into 10 to the power 4। ओ माय गॉड, आई एम सच ए बिग इडियट। नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमने कुछ गलत नहीं करा, मैं वैल्यू ही गलत देख रहा था क्या करूं इसमें, नजर तक नहीं आ रहा मुझे, इतनी जो है वो डिम हो चुका है। ये 0.1157 आ रहा है, विच इज 0.12 करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हमने टू सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों किया? ये दोबारा से राउंडिंग ऑफ में कोई या कोई गड़बड़ करी हुई है? 34300 3 और होना तो वैसे 3 सिग्निफिकेंट होना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वही होना वैसे 3SF में ही चाहिए, तो इसको भी हम 3SF में लिखेंगे। ठीक है, लेट्स पुट दिस इन 3SF ही। मार्क्स स्कीम पता नहीं, ये विंटर पेपर्स की थोड़ी सी हो सकता है गलत सुलत बनाते हो, तो 0.116 लिख रहा हूँ। ठीक है, आई एम राइटिंग 0.116, नॉट 0.120, 0.116 हो जाएगा। सही है। राहिमा, क्या चीज समझ नहीं आई? पता नहीं सर, पूरा समझ नहीं आ रहा है। क्यों भाई? सर मुझे गलत कर दिया आपने, मैंने क्या गलत कर दिया भाई? एक तो तुम लोग बहुत ज्यादा लिख रहे हो आजकल चैट में, आज चैट में। ठीक है, अच्छा देखो, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, मार्क्स की में थोड़ा सा डिफरेंट दिया था। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा हूं कि राहिमा क्या चीज समझ नहीं आई, इसमें क्या चीज समझने की नहीं थी? यहां तक तो तुम समझ गई ना सारी बात, तो इसमें और तो आगे हमने सिर्फ अलजेब्रा किया है, इसमें आगे तुम्हें क्या समझना है इसमें? लुक, तुमने नेट फोर्स निकाल दी, अपथ्रस्ट माइनस वेट है, अपथ्रस्ट माइनस द वेट है, क्योंकि टेंशन खत्म हो चुकी है। सो अपथ्रस्ट माइनस वेट हो गई, और नेट फोर्स निकल की जा सकती है मास इंटू नेट एक्सेलरेशन से। अब मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालनी है, तो मैंने मास ढूंढ लिया डिवाइडिंग वेट बाय जी, तो मैंने वेट बाय जी को डिवाइड कर दिया, वेट को जी से डिवाइड कर दिया, मास निकाल लिया, और फिर मैंने अपनी वैल्यू निकाल ली इधर। एंड में तो हमने सिर्फ अलजेब्रा की ना, यहाँ तो तुम ऑलरेडी बात समझ गई थी। अब अलजेब्रा तुम जैसे भी करो, मैंने अलजेब्रा से किया।
जब इफ टी फिनिश तो u माइनस डब्ल्यू क्यों होगा, u माइनस डब्ल्यू क्यों नहीं होगा राहिमा? वाई इफ टी इज फिनिश देन व्हाट वुड इट बी? अगर टी खत्म हो गया मेरा बच्चा तो देन व्हाट वुड इट बी देन? बताओ, उसके अलावा फिर क्या होगा? उसके अलावा तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, फिर क्या होगा ये तो बताओ। व्हाट्स द थिंग दैट्स कंफ्यूजिंग यू? यू क्यों चेंज होगी? यू किस पे डिपेंडेंट है? व्हाई वुड यू चेंज? यू इज रॉ एफ जीवी, रॉ एफ जीवी है। तो रॉ एफ जीवी क्या है? रॉ तुम्हारा डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड बराबर है जी ऑफ द जी बराबर है 9.1। वॉल्यूम ऑफ द बलून चेंज किया क्या रहा है मां? नहीं चेंज किया। अपथ्रस्ट चेंज नहीं करती रहा है मां। अपथ्रस्ट डज नॉट चेंज जब तक आप पूरे पूरे सबमर्ज हो ना फ्लूइड के अंदर, तो अपथ्रस्ट चेंज नहीं करती। अपथ्रस्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। हाँ, जब तुम फ्लूइड में फॉर एग्जांपल अगर ये पानी होता तुम फ्लूइड में तुम्हारी कुछ हाइट सबमर्ज्ड है कुछ हाइट सबमर्ज्ड नहीं है, तो फिर अपथ्रस्ट उस वक्त चेंज करती है, लेकिन अपथ्रस्ट रिमेन्स अ कांस्टेंट। राहिमा इतना घबराओ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें पता है अपथ्रस्ट बड़ी है वेट से। अपथ्रस्ट कितनी गुना बड़ी आ रही है वेट से? इट इज वे मोर बिगर देन द वेट। 34300 है, 3.39 इससे बड़ी है ये। जब भी तो बलून ऊपर उठ रहा है, जब टेंशन खत्म हुई तो अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट, दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग द बलून अपवर्ड्स। जब भी तो ऊपर गया टेंशन खत्म, हमने हटा दिया से टेंशन। सही है, इतना कंफ्यूज नहीं हो। आई वाज प्रीटी श्योर यू हैड दिस। अच्छा खैर बहरहाल, the balloon is stationary at height 500 meters above the ground. ठीक है, balloon is stationary at a height of 500 meters above the ground. A tennis ball is released from rest and falls vertically from the balloon. अब कुछ भी हुआ, we don't care कहां से क्यों स्टेशनरी आ रही है, उन्होंने क्वेश्चन डिफरेंट कर दिया। बलून पहुंच गया ऊपर 500 मीटर अबव है, कह रहे हैं टेनिस बॉल को हमने बलून से वहां पे ड्रॉप कर दिया वर्टिकली डाउन फ्रॉम द बलून। A passenger in the balloon uses the equation v square equals to u square plus 2as to calculate that the ball will be traveling at a speed of 100 meter per second when it hits the ground. ठीक है, उसने काइनेमैटिक्स की इक्वेशन लगाई है और उसने ये अंदाजा लगाया कि अगर मैंने रेस्ट से ड्रॉप करी है बॉल को तो वो 100 मीटर पर सेकंड पे जा रही होगी जब वो ग्राउंड पे जाके लगेगी। Explain why the actual speed of the ball will be much lower than 100 meter per second when it hits the ground. There would be air resistance. ठीक है जी, there is air resistance, हवा है तो इसीलिए जो है वो नहीं, वैल्यू ऑफ जी नहीं चेंज करेगी। डोंट गिव रॉन्ग रीजंस। ग्रेविटी क्यों लेस होगी भाई? क्या हो गया, ग्रेविटी क्यों लेस होगी भाई? व्हाट हैज हैपेंड टू यू गाइस? 500 मीटर्स पे जाके ग्रेविटी डिफरेंट हो जाती है। जी, स्मॉल जी इज अ कांस्टेंट 9.81। स्मॉल जी इज अ कांस्टेंट 9.81, ये चेंज नहीं करेगा। 500 मीटर पे जाओगे ये चेंज नहीं करेगा। नहीं पॉसिबल, 500 मीटर पे नहीं हो सकती मारे, 500 मीटर पे नहीं हो सकती। 500 मीटर बहुत कम है। तुम अगर ये कहते कि 2000, तुम अगर मुझे कहते 10,000 50,000 किलोमीटर, मैं मानता तुम्हारी बात फिर, ठीक है। अगर तुम लोग ये बोलते सर एक्सेलरेशन कम होगी या रिजल्टेंट फोर्स कम होगी, तो बात सही है, जी कम नहीं है, ठीक है। डोंट से दैट जी इज लेस, गलत हो जाएगा यहाँ पे। 500 मीटर्स पे जी चेंज नहीं करता। अगर ये बहुत बड़ी हाइट होती तो मैं तुम लोग की बात मानता, 500 मीटर्स बहुत ही नेग्लिजिबल हाइट है, 500 मीटर तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। ये तो आधा किलोमीटर भी नहीं है, सही है। अच्छा, अभी हम लिखते हैं ना, अभी हमने इसको एक्सप्लेन करना है। उसने बोला है एक्सप्लेन व्हाई द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बॉल विल बी मच लोअर देन 100 मीटर पर सेकंड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब एक ही रीजन है इसमें, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। एक ही रीजन है इसमें, एयर रेजिस्टेंस। अब उसी को हमने इलैबोरेट करना है, उसी को इलैबोरेट करना है और उसमें हमने जो है वो क्या लिखना है, उसमें हमने ये 3 मार्क्स लिखने हैं। तो भाई आप इसको इलैबोरेट करोगे कि देयर इज एयर रेजिस्टेंस, या यू राइट ड्रैग फोर्स acting on the ball which increases with speed of the ball, ठीक है। which increases with the speed of the ball। अब ड्रैग फोर्स इंक्रीज कर रही है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो नेट फोर्स होगी वो कम होगी, राइट। इट वॉन्ट बी ओनली द वेट, सो यू गोइंग टू राइट द नेट फोर्स on the ball will therefore be less। the net force क्या कहलाता है, net force, and hence the net acceleration
ऑन द वॉल विल बी लेस देन W, ये फोर्स में हम कह रहे हैं, और स्लैश G एक्सेलरेशन में। ये है हमारा, ठीक है जी। यस जन्नत, तो इस बंदे ने गलत फॉर्म लगाया ना। हैजंट ही अप्लाइड द फॉर्मूला दैट इज रॉन्ग, ही हैज अप्लाइड द रॉन्ग फॉर्मूला। एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे बोला भाई नेग्लिजिबल है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, तो हमने एयर रेजिस्टेंस को ही डिस्क्राइब करना है। अच्छा, एक बच्चे ने बीच में बोला सर अगर मैं ये लिखता कि इस बंदे ने गलत कैलकुलेशन करी हुई है, मैं मान सकता हूं आप आखिर में एक पॉइंट ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपने 3 अलग पॉइंटर्स नहीं देने इसमें, आपने एक्सप्लेन करना था, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस का बता के उसको मजीद एक्सप्लेन करना, भाई एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी, इसीलिए नेट फोर्स कम है, नेट फोर्स कम है तो नेट एक्सेलरेशन भी कम है, सो देयरफॉर ये उतनी स्पीड अक्वायर नहीं करेगा 100 मीटर पर सेकंड से, काफी कम होगी, ठीक है। यस, दिस इज ओनली यूज्ड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये लिखना है रहे मैं इसमें, जी एक्सेलरेशन वाला सवाल बहुत ज्यादा है। ड्रैग फोर्स मैंने आपको बोला है, ड्रैग फोर्स आपके पेपर में लाजमी आएगा। एक्सेलरेशन, यस मारिज, एक्सेलरेशन लिखोगे तो सही है। अगर तुम मुझे ये बोलोगे कि सर स्मॉल जी चेंज कर गया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, दैट शैल बी रॉन्ग। आई नो दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, मगर सर एयर रेजिस्टेंस को तो स्पीड डिक्रीज करना चाहिए ना। एयर रेजिस्टेंस को स्पीड क्या हो गया राहिमा, राहिमा यू विल हैव टू वॉच द ड्रैग फोर्स वाली रिकॉर्डिंग, मैंने वो रिकॉर्डिंग शेयर करी है। इफ दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन देन यू हैव टू वॉच द रिकॉर्डिंग, अगर तुम्हें ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी मैं नहीं समझाऊंगा इसको। बिफोर द बलून इज रिलीज्ड, before the balloon is released, the rope holding the balloon has a strain of this much. The rope has an unstretched length of 2.5 meters. The rope obeys Hooke's law, show that the extension is this. So the strain is given by delta L upon original length. Strain हमको दिया हुआ है 2.4 into 10 की power -5. हमें delta L निकालना है और unstretched length इसकी 2.5 है। वो यार ये जो ये बोल रहे हैं एक्सेलरेशन और जी मेरा बच्चा कहाँ सेम होंगे, मेरा बच्चा क्या हो गया है, व्हाट हैज हैपेंड भाई, व्हाट हैज हैपेंड टू यू गाइस, व्हाट हैज हैपेंड। एक्सीलरेशन मेरा बच्चा माहीन जी के बराबर तब होगी जब सिर्फ वेट एक्ट कर रहा होगा, या सिर्फ एक्सीलरेशन जब जी है। लेकिन मेरा बच्चा माहीन अगर और भी कोई फोर्सेस हैं जो कर रही हैं उसको, तो नेट एक्सीलरेशन तो फिर नेट फोर्स से निकलेगी ना। हाउ कैन एक्सीलरेशन बी जी बी सेम, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू वेट, और नेट एक्सीलरेशन है सारी फोर्सेस को मास से डिवाइड करने के बाद जो तुम्हारे पास एक्सीलरेशन आएगी, ठीक है। इफ यूर हैविंग ट्रबल, ये बात समझ नहीं आ रही है, आई वॉन्ट यू गाइज, g is an acceleration, small g is acceleration, मतलब उसकी भी यूनिट्स एक्सेलरेशन वाली ही एक्सेलरेशन ही होती है, वैसे सेम होती है। लेकिन आप ये नहीं बोलोगे मुझे कि नेट एक्सेलरेशन और g बराबर है। कुछ केसेस में होती है नेट एक्सेलरेशन g के बराबर, जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है, लेकिन जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है तो नेट फोर्स नेट एक्सेलरेशन g के बराबर नहीं है। दूसरी बात ये है, जिसको भी ये चीज समझ में नहीं आई है, दे नीड टू गो एंड वॉच ड्रैग फोर्स वाली कंप्लीट यूट्यूब पे जो वीडियोस आई है उनको देखनी पड़ेंगी वो, ठीक है। देन दे आर आस्किंग यू कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द rope. So elastic potential energy of the rope can be worked out using EP, that is half Fx, ठीक है, या half F delta L whatever। अच्छा, now हाफ क्या है, फोर्स। अच्छा, फोर्स मेरे ख्याल से टेंशन हमें पहले बताई हुई थी ना, टेंशन हमें बताई हुई थी 4 इंटू 10 पावर 2, सो 4 इंटू 10 की पावर 2 and then into delta L, that is 6.0 into 10 की पावर -5। जी डेल्टा एल मीटर में आएगा ना, और किस चीज में आएगा मेरा बच्चा, बट तुम मीटर में लिखो नहीं लिखो, तो मतलब शो करना था बस, उसमें मैं लिखूं नहीं लिखूं। 0.012 आ रहा है, आर यू गाइस श्योर, 0.012 आ रहा है, ठीक है। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग जो है वो ऐसे बौखला के बैठे हुए, पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। इलास्टिक पोटेंशियल हमेशा टेंसाइल फोर्स होगी। आदिल, व्हाट हैज हैपेंड टू यू गाइस, इलास्टिक पोटेंशियल में हमेशा टेंसाइल फोर्स होगी।
मेरा बच्चा आदिल, यार तुमने को कुछ हो गया एग्जाम से पहले। डेफिनेटली मेरा बच्चा आदिल, डेफिनेटली। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल कैसे निकलेगी? पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इन अ टेंसाइल ऑब्जेक्ट ना, जो चीज स्ट्रेच हुई है, कंप्रेस हुई है, तो उसमें टेंशन ही जाएगी हमेशा, और कौन सी फोर्स जाएगी? अच्छा, द रोप होल्डिंग द बलून is replaced with a new one of the same original length and cross section area. The tension is unchanged and the new rope also obeys Hooke's law. ठीक है, बोल रही है सेम ओरिजिनल लेंथ है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया सब कुछ सेम है, टेंशन भी अनचेंज्ड है, एंड द न्यू रोप आल्सो ओबेज हुक्स लॉ। ठीक है, द न्यू रोप इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल विद द लोअर यंग मॉड्यूलस। यंग मॉड्यूलस इसका छोटा है, लेकिन स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द लोअर यंग मॉड्यूलस ऑन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रोप। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। हमारे व्हाट हैज हैपेंड टू यू? अच्छा, उल्टा कर दिया हमारे मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा, so you all know that young modulus is F into L over area into delta L. They're already telling you that this is constant and this is also constant. ये सारे constants हैं. So we can see that young modulus is inversely proportional to the extension. If you have a lower young modulus, that means you have a higher extension. And a higher extension means, अगर मैं elastic potential वाले फॉर्मूले पे जाऊं वापस से, so that is half into F into delta L. मैं ये क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? बिकॉज F कांस्टेंट है इस दफा, ठीक है, F चेंज नहीं किया। तो अगर मेरा डेल्टा L बढ़ जाएगा तो हमारा इलास्टिक पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। वरना आप हाफ के एक्स स्क्वायर से भी देख सकते थे कि उसमें भी K कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा L बढ़ेगा तो इलास्टिक पोटेंशियल बढ़ेगी। जब भी डेल्टा L बढ़ता है आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इस केस में F भी चल रहा है, लेकिन वैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि K डेल्टा L स्क्वायर से आप निकालोगे रिलेशनशिप, बिकॉज K इज अ कांस्टेंट। इसमें F भी कांस्टेंट, तो दैट डज नॉट मैटर। अच्छा सर, मतलब न्यू एक्सटेंशन के लिए कम फोर्स लगेगी? न्यू एक्सटेंड मतलब ये कि अब उसी फोर्स पे ज्यादा एक्सटेंशन हो रही है। सही है, उसी फोर्स पे अब ज्यादा एक्सटेंशन हो रही है। समझ रहे इस बात को? ये है इस बात का मतलब। अच्छा, सो वी शैल राइट दिस आंसर एज के एज एरिया, या बल्कि हम ये लिख लेते हैं यंग मॉड्यूलस equals to F into L over A into delta L. As F, L and A are constants, E is inversely proportional to delta L. A lower Young modulus means higher extension, and so the higher extension builds a higher elastic potential energy in the room. Actually, a trolley A moves along a horizontal surface at a constant velocity towards another trolley B, which is moving at a lower constant speed in the same direction. Figure 3.1 shows the trolleys at time t equals to 0. Figure 3.1 shows data for the trolleys. एक मिनट आंसर दिखा दें, ये लो। अच्छा, मैं ये भी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ये लो। If anyone wanted to see कि मार्क्स में क्या लिखा हुआ है, तो all you need to say is आपकी एक्सटेंशन ज्यादा है और therefore your elastic potential energy will be bigger. वही तो मैं कह रहा हूँ, यू गाइस थोड़े से भौखलाए लग रहे हो आज, मुझे पता नहीं आज समथिंग हैज हैपेंड टू यू गाइस। कैसे हो गए हो पता नहीं, जैसे आपसे पहले थोड़ी सी बहुत फिजिक्स जो है वो आज शुरू शुरू क्लासेस हैं, ऐसा लग रहा है। अच्छा, चलूँ आगे मेरा बच्चा माहीन। ओके, a trolley A moves along a horizontal surface at a constant velocity towards another trolley B, which is moving at a lower constant speed in the same direction. Figure 3.1 shows the trolleys at time t equals to 0. ठीक है, मास इसका है, इनिशियल स्पीड भी आपको इन दोनों की दी हुई है। Two trolleys collide elastically and then separate. Okay, they collided elastically. Resistive forces are negligible.
फिगर 3.2 shows the variation at time t of the velocity v for trolley b. आपको ट्रॉली बी की वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, सही है। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, state what is meant by the area under a velocity time graph. What is meant by the area under velocity time graph? Displacement or something much more better than just displacement? It is change in displacement. ठीक है, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे इट्स ओके दैट यू नो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैंने आपको बताया है इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। सो अगर आप एरियल ग्राफ इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा। ठीक है, मतलब अगर आप ये करो कि आप मुझे यहाँ से यहाँ का एरिया निकाल के दो और आप कहो सर अगर ये 2 मीटर का आंसर आ रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि सर इसकी ओरिजिनल पोजीशन से 2 मीटर का डिस्टेंस था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये जो 2 मीटर का डिफरेंस आ रहा है ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आती है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, डिस्टेंस करेक्ट नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरियल ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, डिस्टेंस नहीं निकलेगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम के ग्राफ में से निकलेगा। यूज टेबल 3.1 एंड फिगर 3.2 टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली बी ड्यूरिंग द कोलिजन। तो बी की जब वो कोलाइड कर रही थी, हम इसकी एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं? ग्रेडियंट से आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम ग्रेडियंट निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, लेट्स वर्क आउट दीस पॉइंटर्स। अच्छा, और कोलिजन कहां पे हो रही है? विच 2 टाइम्स जिसमें कोलिजन हो रही है, कैसे पता चलेगा इस ग्राफ में वेयर इज द कोलिजन? एक हो रही है 0.15 पे हमारी कोलिजन स्टार्ट हुई और एंड हमारी 0.35 पे हुई। ठीक है, स्लांट वाली में होगा। और यहां पे एक्सेलरेशन कितनी है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ओवर हियर? 0। और यहां पे क्या एक्सेलरेशन? वहां पे भी 0 है। ठीक है, सिर्फ बीच में ही एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, इधर से हमें पता है कि इस दौरान कोलाइड करिए। अच्छा, दिस इज 0.15 कॉमा 0.1। ये मेक श्योर कर लेना ग्राफ में से जो वैल्यूज पढ़ रहे होते हो इसके वे यूनिट्स भी देख लिया करो साथ साथ कि मुझे कन्वर्जन ना करनी पड़ जाए। ठीक है, और क्या है, दिस इज 0.35 कॉमा 0.3। ठीक है, तो y2 माइनस y1 0.12 नहीं होगा? 0.12 कैसे है ये? तो 0.15 है ना ये y एक्सिस। ओ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल सही। मैं थोड़ा सा देखा नहीं इतने गौर से। 0.12, हाँ बिल्कुल सही कहा, थैंक यू। और 0. थैंक्स थैंक्स थैंक्स। 0.3 माइनस 0.12 y2 माइनस y1, एक्सेलरेशन विल इक्वल टू 0.3 माइनस 0.12 ओवर x2 माइनस x1, 0.35 माइनस 0.15, 0.35 माइनस 0.15। अच्छा, 0.90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे जो है अच्छा, राउंडिंग ऑफ, कैलकुलेटर में आंसर क्या आया होगा? कैलकुलेटर में आंसर जो है वो 0.9 आया होगा। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सर इधर टी हम हमेशा वही कोलिजन टाइम लेते हैं? नहीं, तुम राहिमा तुम ये भी कर सकते हो, तुम इस पॉइंट, तुम ग्रेडियंट एक स्ट्रेट लाइन का तुम किसी भी 2 पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये वाला पॉइंट भी ले सकते थे या ये वाला पॉइंट भी ले सकते थे। एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विल गिव यू दी करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल बिल्कुल सही बताया मारिज, मैं बस एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ चीजों को साथ साथ। अच्छा, इधर मारिज ने एक बहुत सी चीज यहाँ पे आंसर बताया है जब, तो मारिज ने जो है वो एक चीज का ख्याल रखा है, आई मीन इन डेल्टा पी इक्वल्स टू एफ इनटू डेल्टा टी, टी यही टाइम, यस कोलिजन का टाइम यही होगा। ठीक है, जब फोर्स अगर तुमसे मांगी गई है कि कोलिजन के दौरान जो फोर्स लगी तो फिर कोलिजन का ही टाइम लोगे ना हेमा, फिर वरना कौन सा टाइम लोगे वन? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये देखो तुमने ये 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू रीड ऑफ करी है 0.15 की, और ये भी 2 सिग्निफिकेंट रीड ऑफ करी है 0.35। नहीं रहा है, नेवर टोटल टाइम, सिर्फ कोलिजन का ही टाइम लेंगे। अच्छा, और ये तुम लोगों ने, अच्छा ये 0.3 नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई बच्चा ना करे कि सर ये तो 0.3 की वैल्यू आप इसको 1 सेकंड में आउट कर दे। नहीं, 0.3 नहीं है, आप पूरा देखते हो 0.32 0.34 0, आप यहां से बेसिकली ये वैल्यू 0.30 है। इस एक्सिस पे आप 2 सिग्निफिकेंट रीड कर सकते हो और इस एक्सिस पे आप 2 सिग्निफिकेंट रीड कर सकते हो, राइट? सो मेक श्योर यू कीप दैट इन माइंड। ग्राफ में जब राउंडिंग ऑफ करनी हो तो ग्राफ की वैल्यूज देख के, तो आप ग्राफ की एक्सिस भी देखते हो, मैं एक्स एक्सिस पे कितना रीड ऑफ कर सकता हूं? मैं रीड ऑफ कर सकता हूं 2 सिग्निफिकेंट, और मैं वाई एक्सिस भी 2 सिग्निफिकेंट रीड ऑफ कर सकता हूं। ठीक है, सो मैं आंसर अपना जबरदस्ती 0.9 को 2 सिग्निफिकेंट करूंगा, 0.90 लिखूंगा।
उसके बाद क्या है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ए। अब हमें क्या निकालना है, हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ए निकालना है। ये किस चीज से निकलेगा, विच थिंग विच शुड बी यूज? जी आदिल, मोमेंटम वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो वी विल से दैट द इनिशियल मोमेंटम शैल इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। एमवी याद नहीं रखो ना, एमवी माइनस एमयू और एमवी माइनस एमयू ये भी याद नहीं रखो, उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हमेशा दो मासेस हो सकता है एक मास हो, फटे फायरवर्क वाला हो। दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला विच यू नीड टू रिमेंबर, केस बाय केस को डिफर करता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से अगर हम ये नहीं भी करें तो मुझे बताया हुआ था कि कोलिजन जो थी वो इलास्टिक थी। कैन आई जस्ट यूज दिस, क्वारी करने से बच जाएंगे ना हम, अगर मैं सिर्फ कोलिजन इलास्टिक इस्तेमाल कर लूं तो डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मच मोर इजियर थिंग? सो लेट्स यूज एन इलास्टिक कोलिजन इंस्टेड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन लगा लेते हैं जो होती है u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, राइट? अच्छा, सो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1, हम ये इलास्टिक कोलिजन की लगा रहे हैं। अब इसमें से आपने क्या करना है, आपने एक ऑब्जेक्ट को बोलना है बॉडी 1 और एक ऑब्जेक्ट को बोलना है बॉडी 2। दूसरी बात, कन्वेंशन आपकी हमेशा क्लियर रहनी चाहिए जब भी आप मोमेंटम का सवाल कर रहे हो, ठीक है? वेक्टर का कोई भी सवाल कर रहे हो, कन्वेंशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब u1 क्या है, u1 a की इनिशियल वेलोसिटी थी 0.548, अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन इज पॉजिटिव, सो लेट्स पुट दैट इन 0.48 पॉजिटिव, माइनस u2 b की है 0.12, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मैं इसको भी पॉजिटिव में ही लूंगा, माइनस फॉर्मूला का पार्ट है और फिर मैं इधर डाल रहा हूं 0.12। v2 क्या है, b की वेलोसिटी बाद में। अच्छा, बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हुई, बी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन हो गई थी 0.3 एंड इट्स स्टिल इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी 0.3 है, 0.12 था अगर इस डायरेक्शन में तो 0.3 भी उसी डायरेक्शन में, ये भी पॉजिटिव जाएगी अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन, तो मैं 0.3 भी पॉजिटिव डालूंगा, तो v2 में भी 0.3 पॉजिटिव जाएगा और v1 मुझे निकालना है, सो माइनस v1 आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है? इसको मजीद कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। सो 0.48 माइनस 0.12 और माइनस 0.3 अगर हम उधर कर देंगे एंड लेट्स वर्क आउट द वैल्यू ऑफ दिस, सो 0.48 माइनस 0.12 माइनस 0.3, दिस विल इक्वल्स टू माइनस va। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं माइनस इधर लगा दूंगा और यहां से इसको प्लस कर दूंगा। दोनों तरीकों से सही आएगी वैल्यू मेरे हिसाब से। दिस इज गोइंग टू बी अ मच मोर स्मॉलर वर्किंग, पॉजिटिव 0.06 आ रहा है, नेगेटिव 0.06 आ रहा है, नेगेटिव 0.06, नेगेटिव 0.06 है ये, ठीक है? अच्छा, अब इससे क्या पता चल रहा है, अब अगर आप अपनी मैथ सही रख के करोगे तो आपकी कन्वेंशन के मुताबिक हमारी जो वेलोसिटी है ये लेफ्ट की तरफ है, the negative sign is telling that your velocity is towards the left and the magnitude is 0.06, so 0.06 and it is leftwards। अच्छा, और दूसरी बात ये 0.060 हो जाएगा, टू सिग्निफिकेंट हम इसको लिखेंगे, टूवर्ड्स राइट नहीं, टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट है उस तरफ। सर हम मैथ पे क्यों भरोसा करें, क्योंकि मैथ्स ही है भरोसा करने के काबिल। अच्छा, मास क्यों नहीं लिया? महीन, तुम्हें इलास्टिक कोलिजन आती है? व्हाट्स एन इलास्टिक कोलिजन? रोबेफा, ये क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन? नो, हाँ मैं, यू हैव डन मैथ्स रॉन्ग, यू हैव डन मैथ्स रॉन्ग, देन तुम्हारी मैथ्स में गलती है, फिर मैथ्स बीट नहीं करती कभी। अच्छा, वही है ना, दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये जो फॉर्मूला लगाया है माहीन मेरा बच्चा, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ठीक है जी? तो माहीन ये वो है ना, इलास्टिक कोलिजन को बताई भी थी, लुक, तो मैंने माहीन वो फॉर्मूला लगाया है, इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि हमें बताया हुआ था इलास्टिक थी, वरना हम कंजर्वेशन मोमेंट लगाते हैं, मैंने कंजर्वेशन मोमेंट लगाया, ज्यादा लंबी हो जाती वर्किंग, ठीक है माहीन? अच्छा, दूसरी बात क्या तुम लोग पूछ रहे हो, ओवरऑल माइनस क्यों है? विशाल, ओवरऑल माइनस नहीं है, ओवरऑल माइनस नहीं है, ये देखो मैंने वर्किंग ये करी है कि तुमने जब ये किया तो ये माइनस भी है ना मेरा बच्चा, माइनस भी आ रहा था ये, मैं माइनस साइन बस उधर ले गया, उधर लेके जाओगे ना इवेंचुअली कभी ना कभी, तो वो माइनस 0.06 हो जाएगा। अच्छा, on figure 3.2 sketch the variation of trolley A with time t equals to 0 to time t equals to 0.50 seconds। अच्छा, तो टाइम t equals to 0 पे इसकी वेलोसिटी थी 0.48। अच्छा, अब मैं जो हूं ना वो ये हटा रहा हूं ना, बहुत गंदगी हो जाएगी। नाउ
0.48 इसकी वेलोसिटी थी, यानी ये थी, दिस वाज द वेलोसिटी। ये कांस्टेंट रहेगी अंटिल एंड अनलेस दे कोलाइडेड। जब तक कोलाइड नहीं हुई आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं कर रही, देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है। अच्छा, अब जिस दौरान ये कोलाइड करी है तो इसकी वेलोसिटी चेंज करी है, तो उसकी भी वेलोसिटी चेंज करेगी। और ए की आपने निकाल दी है, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, उसकी 0.060 हो गई है, और लेफ्टवर्ड्स। लेफ्टवर्ड्स का मतलब नेगेटिव है, इट इज a negative 0.060, यानी इट इज समवेयर ओवर हियर, यानी 0.35 पे मैं यहां पे दिखाऊंगा इसको, लाइक दिस। ठीक है, ये -0.060 है, -0.06, सही है। लेफ्टवर्ड्स ये मैंने नेगेटिव में दिखा दिया, और यहां से यहां इस दौरान मेरे पास ये इतना बड़ा चेंज आया है। हम जब संडे को है, यू ज्वाइंड अ बिट लेट, आई एक्सप्लेन इन द क्लास शुरू में ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इजी ग्राफ है, फ्री के 3 मार्क्स, यस एग्जैक्टली, फ्री के 3 मार्क्स है इसमें, सही है। हमजा संडे को होगा, ग्रुप पे पूछ लेना, बाकी बच्चे अब तुम्हें बता देंगे कैसे होगा मॉक। आगे चलूं, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? आई होप इसके स्पेसिफिक पॉइंटर्स पता हो। अब किसी बच्चे ने अगर ये किया कि जो है वो, अब मैंने मॉक में दिया हुआ फॉर एग्जांपल ये सवाल कि तुम लोग मुझे स्केच करके दो, और तुम लोगों ने जो है वो ऐसी डंडी बना के दिखा दी, मुझे टाइम्स नहीं नोट करके दिखाए। टाइम्स मुझे चाहिए होंगे आपके, कि मुझे नजर आए कि आपने कहा हुआ है कि 0.15 तक कांस्टेंट है, और फिर 0.35 तक ये चेंज कर रहा है, और फिर सो एंड सो फॉर। तो आपकी वैल्यूज मार्क होनी चाहिए, ग्राफ आपका मुझे पूरा नहीं देखना। योर स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट, जो मेरे इंटरेस्ट की वैल्यूज हैं, जैसे ये 0.06, ये होना चाहिए आपके ग्राफ पे। 0.35 होना चाहिए, 0.15 होना चाहिए, मुझे स्केल नहीं चाहिए, लेकिन आपकी वैल्यूज, आपकी स्केचिंग में वो वैल्यूज नजर आनी चाहिए कि आपने कौन सी वैल्यूज प्रॉपर्ली प्लॉट करी है। ठीक है, ये ना हो कि आपने बस यूं ही लाइन बना दी, फिर मैं उसमें 0 ही दूंगा, मैं कहूंगा मुझे नजर नहीं आ रहा कि आपने क्या किया। उसका ख्याल रखिएगा मॉक में। अच्छा, प्रिंट करवाने का टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। मैं अगर 1 मिनट पहले मॉक का पेपर भेजूंगा तो वाई वुड आई जो है वो गिव यू द मॉक। सर वर्किंग दिखा सकते हैं प्लीज फॉर द ग्राफ? वर्किंग तो हमने कोई करी नहीं मेरा बच्चा ग्राफ के लिए। सर इस ग्राफ का इंटरेक्शन क्या बताता है? ग्राफ का इंटरेक्शन मैं 1 दिन पहले क्यों भेजूंगा मैं? आई मिस द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है मेरा बच्चा। ट्रॉली ए की इनिशियल स्पीड जो थी वो 0.48 थी, तो 0.48 पे मैंने कांस्टेंट लाइन बना दी अंटिल अनलेस इट कोलाइडेड। 0.15 पे कोई कोलाइड नहीं, कोलिजन नहीं हुई थी ना, तो 0.48 तक कांस्टेंट। फिर तुमने निकाला -0.06 है ना, -0.06, तो मैंने यहाँ पे आफ्टर कोलिजन -0.06 प्लॉट कर दिया, और एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया दोनों को। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन से कोई इसका लिंक नहीं है, नथिंग। तुम लोग प्रिंट करवाने बैठोगे अगर, तो तुम लोग का मॉक का टाइम जाएगा, मैं सबमिशन का एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? वेरी गुड, आई विश आई कुड कॉपी पेस्ट दिस। ये याद करना पड़ेगा रायमा, ये यू कांट डू दिस, कांट डू दिस, यू कांट डू दिस, नहीं मिलेंगे मार्क्स। ओ तेरी, यू कैन नॉट से टू मी और टू एनीवन सर ये हमसे याद नहीं हो रहा, याद करना पड़ेगा, रट्टे मारो, शाबाश। when two waves meet at a point and superpose नहीं, बस ये and superpose की नहीं लिखना था आपने। the resultant displacement is sum of the individual displacements। ठीक है, ये फिजा ने लिखा है तो मैंने फिजा की कॉपी पेस्ट कर दी, मैं इसको बाद में सही कर दूंगा। क्या है प्रिंसिपल में 2 मार्क्स किस बात के? एक कंडीशन के, when two waves meet at a point, when two waves meet at a point, फिर आपका प्रिंसिपल आना चाहिए the resultant displacement is the sum of individual displacements of the waves। ठीक है, टू और मोर वेव्स, इसको और भी अच्छा कर सकते हो, when two or more waves। ठीक है जी, ये याद हो जानी चाहिए आपको, मैंने आपको बता भी दिया है कि आपने किस तरह से लिखनी है। Coherent light is incident normally on two identical slits X and Y. The diffracted light emerging from the slits superposes to produce an interference pattern on a screen position at a distance of 1.9 meters from the slits. Figure 4.1 shows the arrangement of the central part of the interference pattern of bright and dark fringes formed on the screen. ब्राइट है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क है, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में 1.7 मिलीमीटर दिया हुआ है, 1.9 मीटर्स, 0.65 मीटर्स। ठीक है, और पीछे से आ रही है आपके पास कोहेरेंट लाइट। आपको सब चीजें मार्क करी हुई डायग्राम में, कह रहे हैं लैम्डा आप हमें निकाल के दे दें। ओके सवालिया, वेरी गुड।
x equals to lambda d over a, x equals to lambda d over a। lambda क्या आ रहा है हमारे पास, lambda is, ये हमें निकालना है, सॉरी माय बैड। तो x लिख लेते हैं, x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है 1.77 मिलीमीटर्स। याद रहे डिस्टेंस बिटवीन राइट फ्रिंजेस इज x, सो 1.77 सॉरी 1.7 into inverse 3 हो गया। लैम्डा हमको निकालना है, डिस्टेंस d क्या है, ये रहा 1.9। और स्लिट सेपरेशन क्या है हमारी, स्लिट सेपरेशन हमको दी है 0.65 मिलीमीटर्स, सो दैट इज 0.65 into 10 की पावर -3। what is the lambda working out to be, 5.8 into 10 की पावर -7, and I am rounding it off to two significant figures only because मेरे पास डेटा जो है वो सारी की सारी टू सिग्निफिकेंट में है। अच्छा, light waves from slit x and y arrive at a point between adjacent bright fringes on the screen. Figure 4.2 shows the variation of displacement with time for the waves arriving at a point where they meet. ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसी ऐसे पॉइंट का जहां पे ये दोनों मीट करके सुपरपोज कर रही है। A student makes two statements about the waves at this point. He first says the phase difference between the waves is 90 degree. सेकेंड स्टेटमेंट में बोल रहा है द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज 0। तो इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स 90 डिग्री, एक्सप्लेन हाउ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। बोल रहे हैं करेक्ट है, ये बता दो कि कैसे करेक्ट है, आपको कैसे दिख रहा है कि ये करेक्ट है। वन ट्रांजिशन, अब ट्रांजिशन एग्जामिनर का लफ्ज नहीं है तो क्या लिखोगे, ट्रांजिशन क्या होती है, वन सही है मेरा बच्चा मारिज, क्वार्टर ऑफ अ वेव, यस। एक ट्रांजिशन क्या होती है, क्वार्टर ऑफ अ वेव, इट इज आउट बाय इट इज लैम्डा तो नहीं है इस केस में, टाइम पीरियड टी ओवर 4 हो जाएगा, ठीक है, टाइम का ग्राफ। तो तुम टी ओवर 4 लिख दो या तुम ये लिख दो क्वार्टर ऑफ अ वेव से, ये दोनों क्वार्टर ऑफ वेव से दूसरी वेव आ गया। ठीक है, कैसे पता चल रहा है क्वार्टर ऑफ अ वेव से आगे, हमने लास्ट क्लास में आप लोगों ने कहा था सर रिवीजन करवा दे, मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन करवाया इसका। ठीक है, तो कोई मुझे ये ना बोले कि सर ये जो है वो आप अभी भी समझ नहीं आया। तो हम सबको नजर आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ये जो पॉइंट है टिकरी, ये कहां पे आ रहा है, और ये सॉरी लेट्स टेक, अच्छा सा एक पॉइंट लेते हैं समझाने के लिए तुम लोगों को, इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है, जब हम क्वार्टर ऑफ अ वेव आगे चलते हैं तो दूसरी वेव पे वही पॉइंट आता है यहाँ। सो वी कैन सी दैट दे आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, एक ट्रांजिशन से आउट है। अब आप चाहे ये वाला देख लो, तो ये भी जो है वो एक ट्रांजिशन से आगे है। आपको कोई और पॉइंट्स देखने हैं, आप कोई और पॉइंट्स देख सकते हो, लेकिन आप लिखोगे क्या, द वेव्स आर आउट ऑफ फेज बाय क्वार्टर ऑफ अ साइकिल या क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड, ट्रांजिशन ही लिखोगे क्योंकि ट्रांजिशन एग्जामिनर को नहीं पता, ये मैंने आपको समझाने के बताया। ठीक है, सो यू विल से द वेव्स आर आउट ऑफ फेज बाय क्वार्टर ऑफ ए साइकिल, साइकिल या फिर क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड, ये भी लिख सकते हो। अच्छा, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्या स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं। नॉट करेक्ट नजर भी आ रहा है ग्राफ से। सबसे पहली बात तो हमें ग्राफ से भी नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे तो इधर दोनों ऐड करके यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट देंगी, दे विल गिव यू अ डिस्प्लेसमेंट समवेयर ओवर हियर, तो ये जीरो नहीं हो रहा। ठीक है, द रिजल्टेंट वेव इज नॉट जीरो, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो वी विल से ही इज रॉन्ग, बुक्स वी विल से स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। और तुम लोगों ने बहुत अच्छा बताया, तुम लोग ये भी लिख सकते हो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग बिकॉज वेव्स आर नॉट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये बहुत अच्छी पॉइंटर है, इसमें बहुत सी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। वरना आप ये लिख सकते हो कि जो है फॉर एग्जाम्पल और आसान तरीके क्या है, आप एक पॉइंट ग्राफ पे मार्क कर दो और पे दिखा दो कि इस पे डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो आप लिख दो कि देयर इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एज शोन ऑन द ग्राफ। ये भी कर सकते हो, बहुत अच्छा ये पॉइंटर हो जाएगा, लेकिन बोलना पड़ेगा कि मैंने डायग्राम पे मार्क किया हुआ है। और क्या तरीका है, ये बोल दो कि दोनों वेव्स की डिस्प्लेसमेंट कैंसल आउट नहीं कर रही है। ठीक है, राइट इट इन सम फॉर्म ऑफ दिस लाइक when one wave has a displacement of 0 for example, the other wave has a displacement of negative या फिर positive की।
तो इस तरीके से पॉइंटर्स लिख सकते हो, जरूरी नहीं है हर किसी के दिमाग में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज वाला पॉइंट आए। तो मैं मार्क स्कीम को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो कोई बच्चा घबराए नहीं कि सर जो है वो मेरी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मैंने पॉइंट नहीं लिखा। यू कैन राइट डिफरेंट पॉइंटर्स बट दोस पॉइंटर्स शुड मेक सेंस। ये ना हो कि वो पॉइंटर सिरे से सेंस ही नहीं बना रहा, तो फिर उस पर मैं भी मार्क्स दूंगा, एग्जामिनर भी मार्क्स देगा। देन लास्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन ही रखते हैं आज का। द विड्थ ऑफ ईच स्लिट, हाउ इज इट आउट ऑफ फेज? मेरा बच्चा जन्नत, एनी वेव्स दैट आर नॉट 0 डिग्री इन फेज, जिनका 0 डिग्री नहीं है 360 डिग्री है, वो आउट ऑफ फेज होती है। ठीक है, अगर तुम बोलो कंप्लीटली आउट ऑफ फेज तो वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, लेकिन आउट ऑफ फेज कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 1 डिग्रीज टू 359 डिग्रीज। ठीक है, आउट ऑफ फेज का मतलब 180 डिग्री नहीं होता। कंप्लीटली आउट ऑफ फेज या फिर एंटी फेज का मतलब जो है वो 180 डिग्री होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इक्वल टू हाफ, नहीं रहा है, दैट्स रॉन्ग। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज नॉट हाफ, it is sometimes greater, it is sometimes lesser, ठीक है, it's not half, that will be wrong Rahima, वो उस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपकी जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, something like this, if I am not wrong, it shall be something like this, कुछ ऐसी बनेगी, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट कुछ ऐसी बन रही है। ठीक है, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं तो मैं और नहीं बना रहा, बट इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इट वोंट बी हाफ, नहीं इसमें हाफ हमेशा नहीं होगी, बना के देख लो, बना के देख लो, इट्स नॉट हाफ एवरीवेयर मेरा बच्चा। क्या लिखा है हमदा, एक सेकंड मेरा बच्चा, हमजा हमजा हमजा, सर दे डू नॉट गो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नहीं हमजा दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, वेरी बैड वर्डिंग, दिस इज वेरी बैड वर्डिंग। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एग्जामिनर को क्या पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है तुम्हारे? ठीक है, वो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि तुम उसको बिल्कुल क्लियर करोगे। तुम अगर उसको बोलता हो डिस्ट्रक्टिव, तुमने यही नहीं एक्सप्लेन किया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, तुम ये बोल दो ना कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज नहीं है, दे डू नॉट गो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इट वुड बी वेरी हार्ड to give marks on that। ये बोलो कि they're not 180 degree out of phase, that is a good pointer। तुम destructive interference को explain करो, 180 degree out of phase नहीं है, ये अच्छा है। ये बोलोगे they do not go in destructive, that is a very bad wording, उस पे मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये देखो राहिमा, यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये होगी, देन ओवर हियर यहाँ पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये होगी, यहाँ पे ये हो जाएगी, यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये यहाँ पे ये, यहाँ पे ये इतना सा वियर्ड सा क्यों बन रहा है? खैर चलो बहरहाल जो भी बन रहा है मैं ऐसे बना कर, इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा है, क्यों नहीं कहेंगे, बनाने को कह सकते हैं तुम्हें राहिमा। तुम्हें एक एवरेज प्लॉट करना आना चाहिए। एवरेज प्लॉट कैसे हो रहा है इसमें, ये सबको समझ में आ रहा है? मैंने ऐसा क्वेश्चन जो है वो क्लास में वेरी फर्स्ट डे सुपरपोजिशन में करवाया है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये 0 है, तो इसका मतलब क्या, 0 प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन वी कैन सी 0 प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट इज दिस डिस्प्लेसमेंट। देन ये दोनों है, जो भी है ये, इन दोनों वैल्यूज को ऐड अप करोगे तो इस वैल्यू का डबल हो जाएगा, समवेयर ओवर हियर आ गया पॉइंट। देन 0 प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट इज दिस, 0 0 प्लस दिस, ये दोनों ऐड करेंगे पॉइंट आ जाएगा, ये और ये इधर आ रहा है, ये और ये इधर आ रहा है, ये दोनों ऐड अप करेंगे। तो मैंने इस तरीके से रफ प्लॉट बना दिया। ठीक है, राहिमा बनाने को आ सकता है, आपको रफ प्लॉट बनाना आना चाहिए। सही है, समझ में आया कैसे बनाया? देखो 0 प्लस, अगर ये +2 है और वो 0 + 2, आंसर +2 आएगा। ये -2 है, सो 0 -2 -2, ये दोनों -1 फॉर एग्जाम्पल, तो -1 तो नहीं होगा, खैर -0.5 -0.5 नेगेटिव, सॉरी -1.7 तो -3.5 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, एंड सो ऑन। तुम्हें उसको हर पॉइंट पे तुमने कुछ ऐसे पॉइंट चूज करने तुम्हारे पास कन्वीनियंट होंगे, तुम उस पे एम्पलीट्यूड, तुम उस पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे और वो प्लॉट कर दोगे। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट कैसे ये होगा सर, रुक जाओ मशहूद, चलेगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसको देख लेना, समझ लेना, सारे पॉइंट्स देख के, दोनों वेव्स की पॉइंट्स को देख के फिर उसके हिसाब से करना होगा, ये आ सकता है। ठीक है, आई फील लाइक इतना अच्छा नहीं पढ़ाया आपके स्कूल में। द विड्थ ऑफ ईच स्लिट इन बी इज डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, देयर इज नो चेंज द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स। ठीक है, द विड्थ ऑफ ईच स्लिट
इज डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट। विड्थ को जो है वो कम कर दिया है। इब्राहिम, वेयर इज योर क्वेश्चन? आई डिड नॉट सी योर क्वेश्चन। मैक्स एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आर बीइंग एडेड अप। नहीं इब्राहिम, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा मुझे। इट्स नॉट क्लियर टू मी एट ऑल कि ये क्या बोलना चाह रहे हो तुम। देयर इज नो चेंज टू द सेपरेशन ऑफ दी स्लिट्स। ठीक है नी, आपने विड्थ जो थी स्लिट्स की वो बढ़ा दी है, सॉरी डिक्रीज कर दिया। विड्थ की जो जो स्लिट्स थी ना, जो ये गैप है स्लिट्स में, ये जो गैप है स्लिट्स में, आपने इसको मजीद डिक्रीज कर दिया, आपने इसको मजीद कम कर दिया। ठीक है, यू हैव डिक्रीज दिस। आपने स्लिट सेपरेशन को चेंज नहीं किया, ये बोल रहे एग्जाम में। ठीक है, अच्छा, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट if any of this change on the appearance of the interference pattern. So what will be the difference? Yes, no change on A. Very good. So मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है मिशाल, ज्यादा होगा फ्रिंज डिफरेंस। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब आप ये स्लिट और कम कर दोगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, अब ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी, यानी अब वेव ज्यादा फैलेगी। इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इनटू इट्स ज्योमेट्रिक शैडो, मच मोर स्प्रेड करेगी, राइट, और वहां से भी अब ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी। सो अब क्या होगा, जब आपने जब स्लिट्स की विड्थ कम कर दी है, तो क्योंकि अब डायफ्रैक्शन ज्यादा हो चुकी है, अब वेव ज्यादा ज्यादा फैल रही हैं, सो अब बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे आपके पास कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव डिफरेंस के। यानी आपकी, या तो आप ये लिख सकते हो कि देयर विल बी मोर ब्राइटर एंड डार्कर फ्रिंजेस, या फिर ये आप ये लिख सकते हो, ओके लेट मी राइट दिस डाउन। अब कौन कौन से आंसर्स में एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड है, आई एम राइटिंग ऑल ऑफ देम एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग सब में इसमें पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हो। सबसे पहली बात तो तुम लोगों ने क्या आइडेंटिफाई करना है, अपीयरेंस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपीयरेंस ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न की, तो देयर शैल बी नो चेंज इन द एक्स। फ्रिंज सेपरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज एक्स इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए, सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ जो स्लिट की विड्थ थी वो कम की गई है, तो एक्स पे कोई फर्क नहीं आएगा। एक्स इज सेम, इट इज सेम, सही है, ये सेम है, देयर इज नो चेंज इन दिस। पोजीशंस भी चेंज नहीं हो सकती, पोजीशन भी वही रहेंगी, क्योंकि हमने एंटी फेज नहीं किया, तो अभी भी दोनों 0 डिग्री आउट ऑफ फेज है यहाँ पे, सही है। अच्छा, लेकिन अब और क्या बातें इसमें एक्सेप्टेड है वो हम समझ लेते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं, फिर क्लास को करेंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मेरा बच्चा तुम ए को कम नहीं कर रहे, यू आर नॉट डिक्रीजिंग ए, वो ये बोल रही है योर स्लिट सेपरेशन इज रिमेनिंग सेम, देयर इज नो चेंज टू द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स, ए चेंज नहीं हो रहा दिल, सो देयरफॉर तुम्हारी फ्रिंज सेपरेशन चेंज नहीं होगी, सही है। जन्नत, आई डू हैव अ क्लास आफ्टर दिस, मुझे मगरिब नमाज पढ़नी है और फिर मेरे पास A2 की फिजिक्स क्लास है। अच्छा, अभी क्या होगा, चेंज क्या हो रहा है मैं बता रहा हूं, सुनो तो सही, चेंज क्या हो रहा है, ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी। ज्यादा डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है, ज्यादा डायफ्रैक्शन का मतलब ये है कि तुम्हारी वेव अब ज्यादा, अब अगर पहले वो इतने ज्योमेट्रिक शैडो में फैल रही थी, इफ दिस वाज द रीजन इट वाज कवरिंग, अब अगर ज्यादा डायफ्रैक्शन होगी तो अब वो ज्यादा रीजन कवर करेगी, इट विल स्प्रेड इनटू अ लार्जर ज्योमेट्रिक शैडो। डायफ्रैक्शन ये होती है, ज्यादा डायफ्रैक्शन का मतलब क्या है, ज्यादा फैलेगी वेव, यानी अब स्क्रीन पे इतने से हिस्से में नहीं बनेगी आपके पास चीज, अब ज्यादा बड़े हिस्से में बनेगी। अब अगर ज्यादा बड़ा हिस्सा होगा तो आप ये कह सकते हो कि जो पूरा पैटर्न है वो इट इज नाउ बिकम अ लॉन्गर पैटर्न। फ्रिंज सेपरेशन हमारी सेम है, नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल इंक्रीज एंड बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन इंक्रीज, ठीक है, ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी, सेपरेशन सेम है, सेपरेशन सेम है, मतलब बेसिकली ये चीज हो जाएगी कि तुम्हारे पास ये डार्क फ्रिंज भी बनना शुरू हो जाएगी, you will get this dark fringe as well, then bright fringe, then dark fringe, then dark fringe, और इधर से भी ये dark fringe, then dark fringe, then dark fringe and dark fringe। सिर्फ क्या हुआ है, वेव अब ज्यादा ज्योमेट्रिक शैडो में फैल रही है, तो तुम्हारा जो सामने तुम्हारा पैटर्न था ना जो स्क्रीन पे पहले इतने से बन रहा था, अब वो बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं आया, अभी भी ब्राइट फ्रिंजेस का गैप वही है, तो उसी गैप के साथ ब्राइट फ्रिंजेस डार्क फ्रिंजेस आ रही हैं, गैप उतना ही है, बस पैटर्न जो है वो खिंच के, मतलब कह लो इस तरीके से समझ लो कि वो अब ज्यादा नजर आ रहा है आपको, यू विल गेट मोर लेंथ ऑन दी साइड्स, वो नजर आएगा। सो द डायफ्रैक्शन इंक्रीज्ड, यू विल गेट मोर लेंथ ऑन दी साइड्स, स्लिट्स फ्रिंज सेपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया ये?
train travels at high constant speed along a straight horizontal track towards an observer standing adjacent to the track as shown in figure 5.1. ठीक है, तो ट्रेन जा रही है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ और ये ट्रैक. The train sounds its horn continuously as it approaches the observer from time t equals to 0 until it is well past the observer at time t equals to t2. The train passes the observer at time t equals to t1. The horn emits a sound wave of constant frequency fs. On figure 5.2, sketch the variation of the frequency of sound heard by the observer with time t from time t equals to 0 to time t equals to t2. तो भाई क्या करना चाहिए? How should I plot the graph of observed frequency against time? Read this description and then tell me. और अगर किसी बच्चे को annotate करके बनाना है, थोड़ा सा attempt करना है, तो attempt करे. Increases then decreases, increases then decreases. यानी मिसाल है सेइंग कुछ ऐसा. मिसाल किस लिहाज से इंक्रीज डिक्रीज भाई, ये तो बताओ. हाउ विल आई नो? राहिमा ने स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी है, मिसाल बना के दिखाओ. राहिमा के जैसी, राहिमा ने जो ये बनाई है ये. अच्छा भाई, और किसी का कोई ख्याल, कोई ख्यालात और किसी के? ये बोल रहे हैं भाई बच्चे, ये करा दे सर. नो सर, एफएस ऊपर से शुरू होनी. क्या करना है भाई, मुझे नहीं पता, तुम लोग पता नहीं क्या बोल रहे हो. आदिल ने कचरा कर दिया इस पे. जी मोइज बोले, नॉट टचिंग एक्स एक्सिस दो, नॉट टचिंग एक्स एक्सिस. आदिल ने ये क्या बनाया है? थोड़ा बहुत सही है लेकिन गलत है. आधा गलत है आधा सही है. क्या किया है आदिल ने? भाई मेरे बच्चों, क्या हो गया तुम लोगों को? सब कुछ भूल बैठे हो क्या? ठिकरी, यू डो यू वाई आर, बस बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब मैं बना रहा हूँ. Why are you forgetting this? Remember that Doppler's effect में अगर आपकी velocity constant है, ठीक है, a train travels at a high constant speed. If the velocity is constant, the observed frequency will also be constant. ठीक है, जब हम ये फॉर्मूला देखते हैं FO equals to V over V plus minus VS FS, अगर इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, एफएस तो वैसे ही कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर भी कांस्टेंट होती है, वीएस भी अगर कांस्टेंट है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट आएगी, ये चेंज नहीं करेगी. द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ हायर कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, सो व्हेन द ट्रेन इज अप्रोचिंग, सो वी नो हमारी फ्रीक्वेंसी हायर कांस्टेंट वैल्यू होगी. सो हमारा ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, हायर कांस्टेंट वैल्यू बिफोर, देन जब इसने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर जब वो उसको छोड़ के जा रहा है, व्हेन इट्स लीविंग हिम, देन इट विल बी अ लोअर कांस्टेंट वैल्यू. सीधा सीधा सिंपल सिंपल जो है वो हमने ग्राफ जो है वो ऐसा बनाना है, सिंपल. दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस केस. ठीक है, अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो यू माइट रिमेंबर वी डिड दिस एमसीक्यू जिसमें मैंने बहुत डिटेल में ये बात करी थी. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स था, हमने यही एग्जैक्ट एक एमसीक्यू के शक्ल में ये सवाल किया था, विच वाज ओवर हियर, इफ यू रिमेंबर. याद है ये? A source emitting sound of a single frequency travels at constant speed directly towards an observer. The source then passes and continues to move directly. When the velocity is going to remain constant, your observed frequency is going to remain constant. ठीक है, वो change नहीं करती. Observed frequency change कब करती है? मतलब वो increasing decreasing कब दिखाएगी? वो तब दिखाएगी जब तुम्हारी source velocity constant नहीं होगी, जब तुम accelerate कर रहे होगे. ठीक है, लेकिन ज्यादातर जब कैलकुलेशन देंगे तुम्हारी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही होगी. ठीक है, तो तुम्हारी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज भी कांस्टेंट होंगी. बस तुमने ये देखना है अप्रोच वाली केस में हायर और सेपरेशन वाली केस में लोअर हो जाएगी. ठीक है, दैट्स ऑल. अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हेन इज योर P1? P1 तुम लोग का किस दिन पड़ रहा है, किस डेट पे पड़ रहा है? 6 जून. सही है. फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों. ऊपर वाला पार्ट दिखा दें, ये लो देख लो. 4 जून गेम है. ठीक है, ये एक्सपोनेंट में क्यों डाल के दिया तुमने 4? वो इसका अलग दिन पड़ रहा है, रोएफा का अलग 6th and 5th है. सही है, तो मुझे तुम लोगों को P1 भी करवाने पड़े. अभी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, at a particular time the sound waves at the observer have an intensity of 4.7 × 10⁻³ watt per meter squared.
The waves at the observer are incident at right angles on a circular detector of radius 2.8 centimeters. Calculate the power P of the waves incident on the detector. Power P कैसे निकलेगी? Intensity equals to power incident per unit area, right? So if I want the power, what I'll have to do is I'll have to multiply intensity with the एरिया. इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी हमारे पास 4.7 इंटू 10 पावर -3 वॉट पर मीटर स्क्वायर. और एरिया क्या है? हमारे पास सर्कुलर डिटेक्टर है, यानी सर्कल के एरिया से हम जो है वो इस सर्कुलर डिटेक्टर का एरिया निकालेंगे. सो 2.8 इंटू 10 पावर -2 स्क्वायर, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, एंड यू विल गेट योर पावर आउट. What is the power coming out to be? ये डेफिनेशन है. इंटेंसिटी की डेफिनेशन क्या है? इंटेंसिटी की डेफिनेशन है पावर पर यूनिट एरिया. ठीक है जी. आज मैंने कहा था, लेकिन अब ये देख लो, इधर आ गया तो याद कर लो इसको. पावर पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया. डेफिनेशन है इंटेंसिटी इज द पावर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया. तो ये इसकी डेफिनेशन है. तो डेफिनेशन हमने, वो डेफिनेशनल फॉर्मूला इंटेंसिटी का वही लगा रहे हैं हम उसको. ठीक है. अच्छा, कोई आंसर निकाल के नहीं दे रहा, मुझे लग रहा है आज सारे जो है वो कैलकुलेटर के बाहर बैठे हुए. 4.7/3 इंटू पाई इंटू 2.8 इंटू 10 पावर -2 होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 1.157 नहीं आ रहा, 1.157 इंटू 10 की पावर -5. 1.157 into 10 की पावर -5. So this shall be correct to two significant figures. हमारे पास 2 significant data set थी, तो 1.2 into 10 की पावर -5 वॉट्स हो जाएगा. ठीक है सर. ये किस ईयर का पेपर है? ये विंटर 23 क्वेश्चन पेपर 21 है. ठीक है, नहीं आदिल, नो माइक ऑन. तो विंटर 23 क्वेश्चन पेपर 21 है, और हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारा पेपर था. अच्छा, a battery is connected in a circuit with a light dependent resistor, two fixed resistors and a voltmeter as shown figure 6.1. ठीक है, तो एक बैटरी है हमारे पास, एक फिक्स रजिस्टर है, एक 240 ओम का रजिस्टर है, और एक एलडीआर है हमारे पास. The battery has an electromotive force EMF of 25 volts and negligible internal resistance. The resistors have resistances of 320 ohms and 240 ohms. The voltmeter displays a reading of 16 volts. Show that the current in the battery is 0.050 amperes. So how do I show that the current in the battery is 0.050 amperes? V equals to IR लगाएंगे. मुझे ये पता है कि इस वोल्टमीटर पे जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 16 volts. So I can use the reading of this जो है वो voltage, and I can use the resistance of this resistor and work out the current that is flowing into this resistor. And then we all know कि सीरीज सर्किट है तो करंट हर जगह ही सेम होगा. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आके ब्रांच होगा, फिर वापस मिल जाएगा. सो बहरहाल इजी पीजी, V इक्वल्स टू IR. सो V जो है वो क्या है? दैट इज 16. करंट हमको निकालना है, रेजिस्टेंस हमारी 320 ओम है. सो द करंट इज गोइंग टू वर्क आउट टू बी 0.050 एम्पियर्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द LDR. नाउ थोड़ा सा सोचो, हाउ कैन वी वर्क आउट द रेजिस्टेंस ऑफ द LDR? B equals to IR of total circuit. नहीं, माइक ऑन करके कोई नहीं बताएगा. You will write in the chat. B of LDR is 9. Very good. So one of the things that is very keen to understand over here, yeah, that is very thing that you need to understand over here, इसके अगर आपको इसके अक्रॉस पता है कि इसके अक्रॉस अगर 16 है तो 25 minus 16 यानी 9 volts यहाँ पे होगा. Right? We all know सीरीज में the sum of individual voltage equal to total voltage. तो 9 plus 16 is 25. तो इसका मतलब है 25 minus 16 करोगे तो 9 आ जाएगा आपके पास. अच्छा, ये आ गया मेरे पास. Now since I have gotten this, I know 9 volts 240 ohm के क्रॉस भी है, और 9 volts जो है वो LDR के क्रॉस भी है. राइट? अगर मुझे LDR की रेजिस्टेंस निकालनी है तो मुझे जो है वो LDR का वोल्टेज चाहिए. वोल्टेज तो मुझे मिल गया ना. I know the voltage on the LDR, and I also know what is the current that is going into the LDR. How do you think we can work out the current I1? करंट I1 कैसे निकालूंगा? We will work out 240 ohms में कितना करंट है, क्योंकि मुझे पता है वोल्टेज क्या है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है. I can work out the current on the 240 ohm resistor. और मुझे ये पता है कि यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से तो 0.050 एम्पीयर आ रहा है. तो जितना करंट नीचे गया 0.050 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उतना करंट हमारे पास ऊपर जाएगा, एंड वी कैन वर्क इट आउट. ठीक है, अब इसको स्टेप बाय स्टेप मजीद ब्रेक डाउन कर देते हैं. सो क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं to make it more digestible. Voltage across the more parallel combination is 25 minus 16 यानी 9 volts. So 25 minus 9, that is
सॉरी 25 माइनस 16 दैट इज 9 वोल्ट्स। फिर हमें क्या पता है, आई नीड टू वर्क आउट द करंट इन द 240 ओम रेजिस्टर वाली ब्रांच। सो वी विल से करंट in 240 ohm resistor is going to be workable through V equals to IR। उसका वोल्टेज क्या है, उसका वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट्स है। दे बोथ आर इन पैरेलल, 240 ओम का भी 9 वोल्ट हो गया। करंट जो है वो हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हमको पता है उसकी रेजिस्टेंस क्या आ रही है, दैट इज 240 ohms। so we can work out the current for this thing, that the current in this thing is 9 over 240। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है करंट इन एलडीआर, और द करंट इन एलडीआर कैन बी वर्कड आउट। हम सबको पता है किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है द सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। सो 0.050 एम्पीयर में से अगर 9 over 240 नीचे गया है तो 0.050 में सब्ट्रैक्ट करो चीज, तो I1 ऊपर गया होगा, व्हाटएवर दैट वैल्यू इज। सो दैट शैल बी 0.050 minus 9 over 240 and you get your value of the current in the LDR। so what is the value coming out to be, ये चाहिए होगी मुझे, 0.050 minus 9 over 240 that is 0.0125। ठीक है, 0.0125 amperes आ गया। and now we can work out the resistance of the LDR using voltage divided by the current। so voltage का LDR का वो 9 volts है और current जो है उसमें 0.0125 ohms है, and you can work out this to be 720 ohms। ठीक है अब्दुल हादी, this is winter 23 question paper 21। ठीक है, विंटर 23 क्वेश्चन पेपर 21 है। अच्छा, moving onward, then they're asking you determine the ratio power dissipated in the LDR over power dissipated in the 240 ohm resistor। I believe हम दोनों में क्या लगा सकते हैं, I square divided by R लगा सकते हैं, या आपको जो है वो V square divided by R भी लगाना है, या आपको IV भी लगाना है, हमें सभी पता है उन तीनों के बारे में, right? So whatever formula you want to use to work out the power in them you can use I square R, V square over R, IV, जो भी आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, you can use जो है वो any of the formulas, क्योंकि आपको आई भी पता है, वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, दोनों के बारे में यू नो एवरीथिंग अबाउट देम। ठीक है, सो मैं एक काम कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, व्हाई इज दैट, बिकॉज दोनों का वोल्टेज सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो एक आसानी हो जाएगी मुझे। तो 9 volts across both LDR and 240 ohm resistor, so power dissipated LDR is 9 square divided by the resistance of the LDR, that was 720, I believe 720 थी। So that is 720 divided by power dissipated for 240 ohm resistor, that is also 9 square divided by 240 ohms। ठीक है, 9 square cancel out हो गया, and we can work this out कि it is 1 over 720 divided by 1 over 240, which works out to be 1 over 3, which is 0.33। ठीक है, करेक्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, हम इसको 0.333 लिख देंगे। सर कैन यू शो हाउ यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द एलडीआर? यस आई कैन शो। ये लो, मैं बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा, आई होप द पेस इज ओके। रेजिस्टेंस वही आ रही है मोइज, 720 आ रही है, बस फिर सही है, वो भी ठीक होगा। मैंने सर रेशियो की क्या वैल्यू है, 0.33, दैट इज 0.33। ओके अच्छा, फिर क्या है, यदि कैप्शन की लैंग्वेज को क्यों छेड़खानी करते हो तुम लोग। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द एलडीआर इंक्रीजेस, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द वोल्टमीटर रीडिंग। इंटेंसिटी जब एलडीआर पे इंक्रीज करेंगे लाइट की, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस को क्या होता है, इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, राइट। व्हेनेवर यू डू दैट रिमेंबर रखना, थर्मिस्टर एलडीआर दोनों का इनवर्स प्रोपोर्शन है। लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस एलडीआर की गिरेगी। अच्छा, जब रेजिस्टेंस गिरेगी एलडीआर की, तो हम क्या कह सकते हैं, वी ऑल नो इफ द रेजिस्टेंस ओवर हियर फॉल्स then we all know that the R effective of the circuit is also going to fall। जब R effective of the circuit fall करेगा तो करंट को क्या होगा, करंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा, R current is going to increase। जब हमारा करंट इंक्रीज करेगा तो दैट इंक्रीज करंट इनटू द रेजिस्टेंस 320 की कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज्ड वोल्टेज, अ वोल्टेज ऑन द वोल्टमीटर रीडिंग। ठीक है सर, मेरे से ये चीज याद नहीं होती, क्या चीज याद नहीं होती, आई कैन एक्सप्लेन अगेन, मैं एक बार समझाता हूं। मशहूद इनवर्स याद रखो,
बस इस तरीके से याद रखो, उल्टा है, ठीक है। जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है, जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज करते हो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है। और थर्मिस्टर में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। बस याद रखो उल्टा है, जो तुम उसकी इन्वायरमेंट कंडीशन करते हो ना छेड़खानी, उसका उल्टा है एग्जैक्ट। सही है, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर याद रखना। अच्छा, री एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन अगेन। सबसे पहले तो हमने ये समझना है क्या कहते हैं, इन जनरल नहीं है अब्दुल हादी, इन जनरल नहीं है, डिफरेंट चीजों पे आपने हर चीज को देख के बोलना होता है। इट्स नॉट लाइक, क्योंकि इस सर्किट में वोल्टेज किसी और का पूछ जा रहा है, रेजिस्टेंस किसी और की ड्रॉप कर रही है, ठीक है। तो उस बात को जरूर देखना है, ऐसे हम V इक्वल्स टू IR को रिलेट नहीं कर सकते कहीं पे भी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट रिकॉर्डिंग होगी जिसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि आपने वो कैसे करने वाला, ये वाले सवाल, ठीक है। सो इफ यू आर हैविंग ट्रबल, वॉच इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट रिकॉर्डिंग ऑन गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पे आपके पास लास्ट रिकॉर्डिंग में मैंने डिटेल में हमने डिस्कशन करी इस बात। खैर बहरहाल हमें क्या लिखा हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द LDR इंक्रीजेज। जब LDR पे मेरी जो लाइट इंटेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी, तो मुझे पता है मेरी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करेगी। द वैल्यू फॉर द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अच्छा, जब वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, अब मैंने आपको क्या बताया था, जब आपका सर्किट पूरा बना हुआ हो और आपकी किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, तो आप क्या कहोगे, आप ही कहोगे पूरे सर्किट की R इफेक्टिव मेरी गिर गई, ठीक है। अगर पूरा सर्किट बना हुआ है और एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज करते तो आप यही कहोगे यार R इफेक्टिव पूरी सर्किट गिर गई। और अगर पूरा सर्किट बना हुआ था, रेजिस्टेंस किसी की भी इंक्रीज करती है, तो आप ये बोलोगे R इफेक्टिव पूरी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा, अब्दुल हादी, अब तुम जहां पे कंफ्यूज, तुम ये समझ, तुम जो कंफ्यूज हो रहे हो, तुम इधर कंफ्यूज इस बात से हो रहे हो कि अगर ये R डिक्रीज कर रहा है ना, तो अब्दुल हादी तुम उस बात में बिल्कुल सही थे कि वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा। इसका इसका रेजिस्टेंस और इसका वोल्टेज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसके, इसका और किसी और के वोल्टेज का डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है। उसके लिए फिर तुम्हें करंट को देखना पड़ेगा अगर सीरीज सर्किट है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई, so therefore R effective also decreased. When the R effective decreased, R effective is the hindrance to the flow of charge, रोकती है करंट को। तो बेसिकली क्या होगा, जब R effective डिक्रीज करेगी तो हमारा करंट बढ़ेगा, तो चार्ज का करंट जो है वो will start increasing, current will start increasing। जब करंट बढ़ेगा, then that increased current into a constant resistance IR, V equals to IR है ना ये, तो increased current into the value of the constant resistance will give us an increased voltage, and therefore the voltmeter reading will increase. When to know that we're going to use relate using I or no? Rahima, electricity very last recording on Google Classroom, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की वेरी लास्ट रिकॉर्डिंग ऑन क्लासरूम, वो देखनी है आपको। Adil, then you need to quote that in fact in terms of that कि इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करी है, तो इसके ऊपर अब प्रोपोर्शन ऑफ द वोल्टेज across it has decreased, so therefore the proportion of voltage across the other resistors has increased, and therefore the voltmeter will increase। फिर तुम उसका प्रोपोर्शन लिख के करोगे, ठीक है। ये नहीं बोलोगे R डिक्रीज V डिक्रीज उसका V, तो फिर लिखोगे इसका R डिक्रीज हुआ तो इसका प्रोपोर्शन ऑफ द वोल्टेज across it has decreased, and therefore the proportion of voltage has increased across that, and therefore the voltmeter is increased। वो भी सही है उस तरीके से, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ, the resistance of the LDR decreases and so does the effective resistance of the circuit. As a result, the current in the circuit increases राहिमा, V डिक्रीज एंड V इंक्रीजेस, उसको ऐसे ही फॉर्मुलेट करना होगा अगर तुम ऐसे ही लिखना चाह रहे हो, ठीक है। इस तरीके से नहीं, देखो मुझे नहीं पता चल रहा कि तुम किस V की कब बात कर रही हो। I am not sure what is your V when you're saying the first V that is decreasing, and I am not sure what is the second V that is increasing. And V decrease, V increase क्यों हो रहा है, उसको भी तो एक्सप्लेन करो। As a result, the current in the circuit increases, and therefore the voltmeter reading increases. हाँ, पॉइंट में लिख सकते हो, लेकिन मैं यूजुअली मना ही करता हूँ पॉइंट में लिखने के। अच्छा, इसका मैं एक दूसरा आंसर भी लिख रहा हूँ अगर किसी को वो कन्वीनियंट है ज्यादा।
So you could have said the resistance of the LDR decreases and so the proportion of the voltage across the parallel combination also decreases. As a result, the voltmeter reading will increase as there is more voltage across 320 ohm resistor. ठीक है, तो यू गॉट आल्सो रिटन इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला कि भाई तुम्हारे एलडीआर की रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज करी है तो स्पेसिफिकली इस पार्ट की इधर की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गई, तो उसका मतलब है इस पार्ट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डिक्रीज कर गया, तो उसको ऐसे फ्रेम करो द रेजिस्टेंस ओवर हियर डिक्रीज्ड, therefore the proportion of the total voltage across this parallel combination has also decreased. That means that the voltage across the 320 ohm resistor will increase and so the voltmeter reading will also increase. ठीक है, इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला, तो वैसे भी किया जा सकता है उसका। ठीक है, बाकी जो है वो मेक श्योर कर लो कि यू गाइस वॉच द इलेक्ट्रिसिटी की लास्ट रिकॉर्डिंग, अगर ये इस चीजों में कंफ्यूजन हो रही है उसमें बहुत से तरीके से हमने बात कही थी उस बात पे। और दूसरी बात जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो मैराथन डाली है उसको भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत सारी मैंने बातें वहां पे बताई हैं। जैसे मैंने पोटेंशियल डिवाइडर वाला फॉर्मूला आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, लेकिन वहां पे मैंने मैराथन में इंक्लूड वो जरूर किया है कि अगर आपको वो इस्तेमाल करना हो तो यू कैन यूज दैट एज वेल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मैराथन कल ही डल गई थी, संडे को डल गई थी। Results of the alpha particle scattering experiment led to the development of the nuclear model for the atom. State the results that suggest that most of the mass of the atom is concentrated in a very small region and most of the atom is empty space. तो कौन सी results हैं जो ये state करते हैं? And most pass straight through, right? So most of the atom is empty space. ये तो ये है कि भाई most of the alpha particles pass straight through, ये तो इस तरह से पता चलता है कि most of the atom is empty space. और जहां पे बात आती है atom is constant, मतलब most of the mass of the atom is concentrated at the in a very small region because only a very few percentage, only a very small proportion of the alpha particle incident are reflected by greater than 90 degrees. ठीक है, so let's write this down कि only a very few proportion of the alpha particles incident are reflected back with an angle greater than 90 degrees and most of the alpha particles pass straight through. फिर क्या पूछा हुआ है? They have asked you state the composition of gamma radiation. What's the composition of a gamma radiation? It's an electromagnetic wave. It is a part of the electromagnetic spectrum. ठीक है, so it's a composition. It has got no mass, no charge. ठीक है, so we'll say it is an electromagnetic wave with no mass and no charge. सही है। अच्छा, टेबल 7.1 0 म्यू 0 ई। अच्छा, मैं इधर जो है वो कुछ बातें जो है ना, तो देखो कुछ बातें जो है वो कभी कभी सवाल आते हैं मार्क्स में, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड आंसर है फॉर सम रीजन इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो आपके आंसर में ये होना चाहिए था, आपके आंसर में मास और चार्ज को वो देख ही नहीं रहा था, सो ही वाज मोर
जो है वो इंटरेस्टेड इन द पार्ट दैट यू आइडेंटिफाई द गामा रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। टेबल 7.1 lists the name of three particles and possible classifications for them. Complete table 7.1 by placing ticks in the boxes to indicate the classification that apply to each particle. तो न्यूट्रिनो कौन सा होता है? बेरियम होता है, हाइड्रोन होता है, लेप्टॉन होता है? लेप्टॉन होता है। ठीक है जी। न्यूट्रॉन is also a baryon and a hadron. It's both. It's a hadron, और hadron में हमारे पास एक क्लास आती है बेरियंस की जिसमें न्यूट्रॉन बिलोंग करता है। ठीक है जी। और पॉजिट्रॉन कहां पे होता है? पॉजिट्रॉन इज ऑल्सो ए लेप्टॉन। सो ये आ गया हमारे पास, ये टेबल फिल हो गया। अच्छा, इसके आगे क्या पूछा हुआ है? द डिस्कवरी ऑफ अ पार्टिकल विद एन अनयूजुअल चार्ज। सिग्मा किधर होते हैं? सिग्मा, ये कोई फालतू सवाल है। अच्छा, द डिस्कवरी ऑफ अ पार्टिकल विद एन अनयूजुअल चार्ज वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ क्वार्क्स। द पार्टिकल इज अ हाइड्रॉन विद अ मास ऑफ दिस मच and a charge of +2e, where e is the elementary charge. Calculate the mass in mu of the particle. Give your answer to 3 significant figures. ठीक है जी। सो हमने जो है वो म्यू के टर्म्स में इस पार्टिकल का मास निकालना और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने आंसर देना है। तो कैसे निकलेगा मास इन टर्म्स ऑफ म्यू? एनी आइडियाज? आपके पास ये दिया हुआ है असली मास इसका, यू हैव बीन गिवन द असली मास ऑफ दिस। ये क्या दिया हुआ है? 2.19 into 10 power minus 27। ठीक है। एंड इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट यू हैव द रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन गिवन इन योर डेटा बुकलेट, इन योर ओवर हियर इट इज गिवन ओवर हियर रेस्ट मास ऑफ ए प्रोटॉन। ये बेसिकली एक म्यू की वैल्यू है। ठीक है जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 म्यू, इसको याद रखना आपने। ठीक है। This is the value of 1 mu. So if you want to find out what is the mass in terms, अगर for example अगर लिखा हुआ है सोडियम जो है वो 23 है, so basically सोडियम असल में 23 म्यू है, यानी 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.67 into 10 power minus 27 kgs। ठीक है जी। अच्छा सॉरी, ये तो गलत कर दी मैंने, हाँ माय बैड, ये नहीं है, इसके ऊपर वाली बिल्कुल सही, ये है दिस वन। So you will do 23 multiplied by 1.66 into 10 power minus 27 kgs। ठीक है। So you will multiply by this to find out the mass of sodium। अब अगर मैं आपको मास सोडियम का दे दूं कि भाई सोडियम का मास आ रहा है फलाना ढिम का, जो भी आ रही है XYZ वैल्यू, और मैं आपको बोलूं भाई ये मुझे ये निकाल के दे दो कि कितने म्यू जो है वो ये बन रहे हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि भाई 23 वापस कैसे आएगा? XYZ डिवाइड बाय 1.66 into 27। तो अगर आपको किसी न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है तो आप उसको 1.66 into 10⁻27 से डिवाइड कर लोगे, तो यू विल गेट दी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बेसिकली जो मास नंबर होता है क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने म्यू है इसमें, right? So what we can do is we can go over here and divide the value by 1.66 into 10 to the power minus 27. So the value comes out to be 1.32 mu। ठीक है। अच्छा, determine a possible quark composition of a hadron with a charge of फिर से बताएंगे, कुछ भी नहीं है रोएफा इसमें। देखो तुम्हें ये पता है ना, या तो तुम यूनिटरी मेथड कर लो, वैसे यूनिटरी मेथड कुछ भी नहीं। इस बात को समझो कि अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है सोडियम 23, ठीक है, एंड लेट मी फाइंड आउट वैल्यू 23, और तुम्हें मैंने बताया हुआ है कि सोडियम 23 का जो असली मास है ना वो 3.818 इंटू 10 पावर माइनस 26 है। 3.818 इंटू 10 की पावर माइनस 26 है। ठीक है। मैंने बताया हुआ इसका ये मास है इन केजीज। मैं तुम्हें बोलता हूँ यार ये जो सोडियम का जो ये नंबर है ना ऊपर, ये डिपिक्ट कर लो ये क्या आ रहा है, व्हाट इज दिस एक्स। ठीक है। आई एम ट्राइंग टू आस्क यू द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ सोडियम इन टर्म्स ऑफ म्यू, कितने म्यू है ये। तो अगर तुम्हें ये निकालना है कि कितने म्यू है तो तुम्हें मास को डिवाइड करना पड़ जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ 1 म्यू। एक म्यू इतना है तो तुम्हारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। 23 आ रहा है, यानी 23 म्यू इज द मास ऑफ 1 सोडियम पार्टिकल, यानी इसमें 23 न्यूक्लियॉन्स होंगे। ठीक है। अगर मैं तुम्हें बोलता मैं तुम्हें एक्स वैल्यू देता, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 24 दूं मैं, तो मैं तुमसे पूछूं इसका मास क्या होगा केजी में, तुम्हें पता चाहिए। ठीक है। 24 इंटू 1.66 इंटू 27, इसका हो जाएगा मास इन केजी, राइट? Okay. Determine a possible quark composition of a hadron with a charge of +2e. Explain your reasoning. Actually, now
+2e है। अच्छा, इसके बारे में और कुछ लिखा हुआ है? नथिंग एल्स। ओके, सो यू हैव अ कंप्लीटली जो है वो फ्री हैंड, यू हैव गॉट अ कंप्लीटली फ्री हैंड कि आपने कौन सा क्वार्क चूज करना है टू गेट अ चार्ज ऑफ +2e। अच्छा, अब यू आर गोइंग टू नोटिस दिस फैक्ट दैट नो अदर पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये याद रखना, सबसे पहले तो हाइड्रॉन में कितना होता है? हाइड्रॉन में 3 क्वार्क्स होते हैं। देयर आर 3 क्वार्क्स इन अ हाइड्रॉन। अब इस बात को तुम लोग बहुत जल्दी रियलाइज कर लोगे कि कोई भी और कॉम्बिनेशन नहीं होगा जो तुम्हें +2e का चार्ज लेके आएगा, सिवाय इसके कि तुम +2/3 +2/3 +2/3 3 दफा करो, देन ओनली यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ +2e। आपके पास क्वार्ट्स के चार्जेस क्या क्या है? या तो जो है वो a particle is a hadron, the charge of +2e will is the elementary charge। हाँ ठीक है, my bad, hadron नहीं है ये, तो yes you're correct, my bad, उस confusion है। So it's a hadron, it can either be a 3 quark that is a baryon, or it can be a 2 quark that is a meson। ठीक है, it can either be a baryon and it can either be a meson। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं कि मैं अगर मुझे +2 का चार्ज लाना हो, तो +2 का चार्ज लाने का कोई और तरीका नहीं निकल रहा। यू कैन वर्क आउट द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास क्वार्क्स का जो चार्ज होता है या तो +2/3 होता है या तो -1/3 होता है, राइट। अगर मैं कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करता हूँ, जैसे 2/3 -1/3 2/3, तो वो क्या आएगा? वो हमारे पास कुछ और वैल्यू देगा। एंड आप कर सकते हो, आप इसी तरह आप +2/3 +2/3 एक मीजोन का भी कर सकते हो। मीजोन में तो एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क होता है ना, वो तो लाजमी है, तो वो तो और ही। तो देयर इज ओनली वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसके अंदर आपके पास +2e आएगा, और वो क्या है? +2/3 +2/3 और +2/3। यू हैव अ +2/3 +2/3 तीनों की तीनों +2/3 और 3 ही होंगे, 2 वाला भी नहीं निकलेगा, इसमें मीजोन में नहीं निकलेगा। यू कैन वर्क आउट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। सो वी अंडरस्टैंड, ठीक है, इसमें सारे जो क्वार्क्स हैं वो सारे के सारे +2/3 +2/3 और +2/3। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अब आपके पास फ्री हैंड है, आप कह सकते हो अप अप अप। ठीक है, यू कैन से इट इज एन अप अप अप, दिस इज द क्वार्क कॉम्पोजिशन। आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, आपको अगर ये अच्छा नहीं लग रहा, आप अप चार्म अप टॉप अप, टॉप टॉप टॉप, चार्म चार्म चार्म, चार्म टॉप चार्म, whatever quarks you have that are having a +2/3 e का चार्ज, you can put any of them, जो भी आपको, लेकिन होंगे क्या? 3 होंगे क्वार्क्स जिनका चार्ज +2/3 होगा, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम डाउन स्ट्रेंज और बॉटम में से कोई नहीं लिख सकते, और ऐसे ही क्वार्क्स होंगे और 3 ही होंगे, मीजोन में नहीं होगा इस केस में। देयर कैन, मीजोन हो सकता है, आई थिंक मीजोन, नहीं मीजोन में नहीं हो सकता। देयर इज ओनली 3 क्वार्क्स वाला ही पॉसिबल हमारे पास। ठीक है, चार्म अप भी सही है, टॉप अप भी सही है, टॉप चार्म चार्म भी सही है, वट एवर, जस्ट 3 क्वार्क्स विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ अप चार्म और टॉप। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये ना ही प्रोटॉन है ना ही न्यूट्रॉन जी। यस आदिल, दैट इज ट्रू। एंड वी डोंट नो व्हाट डार्क एनर्जी और डार्क मैटर इज, इसीलिए इसको हमको डार्क बोलते हैं, क्योंकि हम अभी तक पता नहीं चला कि वो है क्या। वी डोंट नो व्हाट दैट डार्क मैटर और डार्क एनर्जी इज, वी डोंट नो। तो हमने उसको ऐसी अभी फिलहाल के लिए ऐसी क्वांटिफाई किया हुआ है कि कुछ है डार्क किस्म का, ऑल्दो इट्स नॉट डार्क फॉर दैट मैटर, इट्स जस्ट दैट इट्स सम अननोन काइंड ऑफ मैटर दैट वी कैन नॉट डिटेक्ट। ठीक है,